अस्सलामुअलैकुम। तो हाउ टू डू के आज के इस शो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आज से 4 साल पहले इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया एक फूड पांडा राइडर के तौर पर, और आज माशाल्लाह ट्रेडिंग के थ्रू ना सिर्फ इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया बल्कि और बहुत सारे लोगों के लिए रिस्क का ज़रिया बने। अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत नवाजा और इन्होंने अपने इल्म के ज़रिए लोगों की भी बहुत हेल्प की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं गेस्ट की तरफ। और ये रहे आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम तनवीर भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बासित भाई आप सुनाएं, सब खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती टाइम में से टाइम निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आज का ये सेशन उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर जो लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। थैंक यू सो मच तनवीर भाई। इंशाल्लाह। तनवीर भाई बहुत सारे सवाल हैं आपसे आज हम पूछेंगे। सबसे पहले मुझे तो आपके बारे में आज आपकी ये फूड पांडा वाली स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जो एक पर्क मिला है, मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चले यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप ज़रा अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह आपने एक फूड पांडा राइडर और आज एक फुल टाइम ट्रेडर, मतलब ये सफ़र आपने कैसे स्टार्ट किया और किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे? देखें, कोई भी अगर बात की जाए तो कोई भी बंदा जो है वो शुरुआती दिनों से जो है, यूँ कहते हैं ना, जैसे कि बचपन से ही कुछ लोगों का लक होता है कि वो अमीर घरानों में पैदा हो जाते हैं। तो कुछ होते हैं कि जो मुझे जैसे गरीब घराने में पैदा होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि जैसे अमीर लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ना, कुछ उस तरह का सीन बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी चीज़ को लेकर जो है ना वो बड़ा कोशिश थी। मेन जो मकसद था वो तो ये था कि पैसा कमाना है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी कि जो जिसमें मज़ा भी आए और काम करने का जो है ना वो फ़ायदा भी हो जाए। तो जर्नी जो है वो इससे पहले की स्टार्ट है। फूड पांडा से पहले ही जो है वो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि यार इंटरनेट से ना पैसे कमाए जाते हैं। वो मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि google.com से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तब google.com का पता था, या यूट्यूब का पता था, या फेसबुक का पता था। इसके अलावा किसी और वेबसाइट का भी नहीं था पता, क्योंकि तब घर में भी इंटरनेट नहीं था लगा होता। फ्रेंड्स के साथ ही जब निकलना तो तब देख लेना। तो वो फ्रेंड से जब मैंने पूछा कि कैसे पैसे कमाने हैं, तो उसने एक नई चीज़ मुझे बता दी कि ये इस तरह की चीज़ है, और इसमें आप जब ऊपर जाती है ग्रीन कैंडल बनती है ना, तब आपने बाय करना है तो पैसा बनेगा। सेल की कैंडल रेड कलर की बनती है, तब आपने सेल करना है तो आपका पैसा बनेगा। उसने 2 स्टेप बताए मुझे, और यकीन करें कि वो मुझे उस वक़्त इतना आसान लगा। मैंने कहा ये इतना आसान है पैसा कमाना, मैं तो फिर इसमें बड़ा पैसा बना सकता हूँ कि बस जब ग्रीन कैंडल बनेगी तब मैं कर लूँगा और ये कर लूँ। तो घर वालों से कह कर पैसे वगैरह लगवाए। तब 1000 रुपया लगाया था मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। तो तकरीबन को $5-6 बनते थे। $5-6 नहीं, तकरीबन $11-12 बनते थे तकरीबन। तो वो सारे गवा दिए मैंने। फिर मैं उसके पास गया, यार ये क्या सीन है? वो कहता है ये सीख कर करने वाली चीज़ है, ये इतनी आसान भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, तो ये सारा काम करना पड़ेगा। एनीवे, तब स्टूडेंट लाइफ थी, तब इतना इल्म नहीं था इस चीज़ का। तो तब मैंने इसको इग्नोर कर दिया था कि यार ठीक है अभी पढ़ लें फिर देखेंगे इस चीज़ को। तो घराना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने पहले भी जैसे बताया आपको। तो स्टडी मैंने मैट्रिक करने के बाद जो है वो मुझे जॉब की ज़रूरत थी। जॉब करने के बगैर हमारा घर नहीं था चल सकता, क्योंकि फ़ादर भी मेरे बहुत कम तनख्वाह पे थे और भाई भी मेरा जो है वो बहुत कम तनख्वाह पे था, और घर का जो गुज़र बसर होता है वो नहीं हो रहा था। तो मुझे भी जॉब पे जाना पड़ा कि वो 6 महीने की छुट्टियाँ, तो चलो मैं फ्री रहने से अच्छा है कुछ 6 महीने में कहीं काम कर लूँ, को घर का पैसा बन जाएगा। तो इसी तरह बस उधर काम किया मैंने। वहाँ से मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली कि फूड पांडा राइडर जो है ना, उसकी जॉब जो है वो बड़ा पैसा देती है, और हफ्ते में जो है ना वो 5 से 6 हज़ार रुपया बन जाता है। और तब मेरी जो मंथली तनख्वाह थी जहाँ मैं पहले काम कर रहा था, वो तकरीबन थी मेरी 12,000 रुपया। जब मैंने सुना कि महीने एक हफ़्ते में 5 से 6 हज़ार रुपया बन जाता है, तो मेरे लिए ऐसा ही था कि जैसे मेरा जैकपॉट लग गया और अब मैं तो बड़ा ही अमीर हो जाऊँगा। क्योंकि वो 24,000 मेरे लिए तब के वक्त में, क्योंकि इतने ज़्यादा खर्चे भी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा था। तो फूड पांडा की तरफ चला गया, मैंने जॉब की उधर। तो तब वाकई बहुत ज़्यादा पैसा था फूड पांडा के अंदर। मैंने एक हफ़्ते के अंदर जो है वो 15-15 हज़ार रुपया भी कमाया है, क्योंकि उनका काम शुरू होता था सुबह 8-9 बजे से लेकर रात 3 बजे तक चलता था। तो मेरी रूटीन यही होती थी कि मैंने पूरी ड्यूटी करनी है, ठीक है, क्योंकि तब शौक़ था, खून गर्म था, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो बस दिल लगा के काम करने की तरफ जो है ना वो तवज्जो थी मेरी। मैंने यही राइडर की जॉब करके ही पहला एंड्रॉयड मोबाइल लिया था, ठीक है, और इसी से ही फिर मेरी जो है ना आगे जर्नी जो है वो शुरू हुई थी।
तो आगे की जर्नी फिर हम आगे बताएंगे। माशाल्लाह तनवीर भाई, देखें अब ऑडियंस के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी सिर्फ इन्होंने अपनी जर्नी शेयर की और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से लर्न कर ली कि अगर आप एक बिगिनर हैं, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। अब तनवीर भाई ने देखे 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, वो चाहते तो 10,000 या कुछ बेच बाच के, जिस तरह नॉर्मली हम लोगों को ईमेल्स आते हैं कि मैंने अम्मी का जेवर बेच दिया, अब्बा की गाड़ी बेच दी, तो फिर भी मैंने ट्राई किया नहीं चला। इन्होंने वो चीज़ नहीं की, इन्होंने बहुत कम रिस्क लिया। फिर उसके ऐसा बाद ही है इन्होंने, बासित भाई, बात ये है कि घर में थी ही नहीं कुछ, ना जेवर था ना ही कुछ और था। अब्बू का साइकिल था और भाई का साइकिल था, अब वो नहीं तो मैं बेच बेच देना नहीं था सकता। आपने। तो घर में था भी नहीं कुछ के जो बेच के मैं लगाऊं। वो भी हाँ 1000 हाँ। रुपये भी मैंने समझ लें कि किसी तरह, वो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल से, बार बार कहने के बाद मुश्किल में डाल के घर वालों से लिए थे, अम्मी को कह कह के। अब्बा जी तो देने नहीं थे उन्होंने, भाई ने वैसे नहीं थे देने। अम्मा जी के मैंने जो है ना वो बोला कि मुझे चाहिए चाहिए, बस मैंने काम स्टार्ट करना है। तो माँ होती है, उन्होंने फिर कहा कि चलो मेरा बच्चा अगर कोशिश कर रहा है तो मैं ज़रा इसको दे देती हूँ। नहीं तनवीर भाई, ये भी सीरियसली इसके लिए भी बहुत अप्रिशिएट आपकी स्पेशली मदर को भी करना चाहिए कि उन्होंने उस टाइम आपको सपोर्ट किया जब आपको पता था कि किसी ने नहीं करना। और देखिए जो नहीं भी कर रहे थे ना, वो ठीक कर रहे थे आपके साथ, क्योंकि जब आप एक बिल्कुल नई चीज़ में एंटर हो रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो बाहर जिसका, अब जिस तरह हमारे माँ बाप है, उनका एक एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि अभी ये एक्साइटेड है, अभी ये दिमाग में पूरी तरह होश में नहीं है, तो चांसेस हैं कि ये नुकसान कर बैठेगा अपना, तो वो गलत नहीं होते। लेकिन फिर भी जो आपकी वालदा ने सपोर्ट किया, हैट्स ऑफ, उन्होंने माशाल्लाह अच्छा किया। बेशक आपने वो पैसे डुबोए, लेकिन आज तक आपकी, मेरे ख्याल में ना, वो हमेशा 1000 रुपये की कदर आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती होगी, आज भी रखती होगी, जिस वजह से आपने कहा कि नहीं यार, इस 1000 का करोड़ करेंगे इंशाल्लाह। और आपने माशाल्लाह काफ़ी कुछ बिल्कुल बिल्कुल यही सोच थी मेरी। बिल्कुल मेरी मदर ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मैं इस चीज़ को कभी नहीं इग्नोर कर सकता। मेरी कामयाबी उन्हीं की वजह से है, लिटरली उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनकी दुआएं हैं, ये माँ बाप दोनों की दुआएं हैं। मेरे अब्बू ने भी जो है ना बाद में फिर जब देखा था तो बड़ी सपोर्ट की थी, और हर लिहाज से जितना उनसे हो सकता था कि, मेरे भाई ने भी की मुझे। बिल्कुल तनवीर भाई माशाल्लाह, बहुत ही इंस्पायरिंग। मुझे हम हालांकि काफ़ी देर से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे ना आपकी ये फूड पांडा वाली स्टोरी का पता नहीं था। अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि आपने एक शॉर्ट अभी थोड़े दिन पहले अपलोड की थी, वो काफ़ी माशाल्लाह वायरल भी गई। तो वहाँ पर मैंने वो आपकी फूड पांडा वाली आपने जर्नी का एक पर्क दिया था उसमें, तो मैंने सोचा शायद लोगों को इंस्पायर करने के लिए आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी बंदा ट्रेडिंग या ये चीज़ें स्टार्ट कर सकता है। लेकिन मुझे सीरियसली आज जब पता चला है, ये ऑडियंस को भी मैं बता दूं, मुझे भी अभी पता चला कि माशाल्लाह इन्होंने एज अ फूड पांडा राइडर स्टार्ट किया। और माँ बाप की दुआएं और इंसान मेहनत करें तो अल्लाह ताला नवाजता है इंसान को, बस इंसान का यकीन होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने ये जो बात की कि आप ट्रेडिंग के अंदर है, आपने कहा कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको लेकर आए, लेकिन चले उन्होंने आपको एक बता दिया कि ये ट्रेडिंग ये कोई चीज़ होती, लेकिन आपने इसको स्टार्ट कैसे लिया, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, सीखना कैसे शुरू किया आपने? सीखना, देखें जब मैंने वो लॉस किया ना तो फूड पांडा की जॉब आई, फिर मेरा एंड्रॉयड मोबाइल आया। देखें ये पूरी लाइफ स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता जाऊँगा, मुझे तो लगता है आपके क्वेश्चन भी वही हैं। देखें जब मैंने फूड पांडा की जॉब की, मेरे पास थोड़े पैसे आए, बेसिकली वो रिसोर्सेज में बोलूँगा कि मेरे पास आए, कि एक मोबाइल लिया मैंने। और जब मैंने वो मोबाइल लिया, इंटरनेट चलाया, तो यकीन करें कि मुझे तब अचानक ज़हन में यही चीज़ आई कि इंटरनेट इस्तेमाल करने लगा हूँ तो इंटरनेट से तो पैसा भी कमाया जा सकता है, तो क्यों ना इधर भी कोशिश की जाए। ठीक है, तो तब काफ़ी टाइम गुजर चुका था, यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा जब इन हो चुका था 2015-16 के बाद, जब वो ब्लॉक हो गया था, दोबारा से रीओपन हुई थी यूट्यूब, तो तब काफ़ी लोग जो हैं वो उसके ऊपर जाकर चैनल्स बना रहे थे, और बहुत सी स्टोरीज़ हमें देखने को मिल रही थी कि फ़लाने बंदे ने जो है वो यूट्यूब चैनल से इतना कमा लिया और कमा रहा है। तो तब मुझे मोटिवेशन मिली कि अब यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। ठीक है ना, तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने भी मुझे जो है ना वो पहले से ये रिकमेंड किया था कि हम मिलकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। तो लिटरली अब वो मेरे साथ ही होते हैं, मेरी टीम का हिस्सा हैं वो, क्योंकि उन्हीं की शुरुआत की वजह से, और हमने ये चैनल का नाम पी फॉर प्रोवाइडर मिल के रखा था। ठीक है, तो तब जो है ना वो हमारे पास कुछ था नहीं आवाम को देने के लिए, यानी कि क्या सिखाएं लोगों को। तो तब वो मैं उनसे पूछूँ, मुझसे पूछे, मैंने कहा मैं तो फूड पांडा करता हूँ। तो वो कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैं तो अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स नहीं दे सकता। तो मैंने कहा ठीक है, फिर फूड पांडा से स्टार्ट लेते हैं। फूड पांडा के बारे में काफ़ी मुश्किलात आती हैं। मैंने जब फूड पांडा ज्वाइन किया था तो मुझे पता ही नहीं था कहाँ जाकर एप्लीकेशन देनी है,
कैसे सारा कुछ करवाना है, तो चलें इसी के बारे में बताते हैं। जो आपने वीडियो मेरी देखी है यूट्यूब के ऊपर, वो बेसिकली वही वीडियोज़ हैं। पहली वीडियो ही फूड पांडा की थी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि तब मेरे पास बेसिकली जिस स्किल का मुझे अच्छे तरीके से पता था वो फूड पांडा ही था। ट्रेडिंग का मैं समझ लो कि सीख रहा था, कभी वीडियो देख ली, कभी ना देखी, कभी कोई आर्टिकल पढ़ लिया ना पढ़ लिया, लेकिन जो चीज़ अच्छे तरीके से आती थी फूड पांडा थी। मैंने कहा चलो यही दिखाना जो है ना वो सिखाना शुरू कर देते हैं लोगों को, तो इसमें जो है ना वो ज़रा पुश मिल जाएगा हमें। तो वाकई वो बड़ा अच्छा पुश था हमारे लिए कि जैसे ही चैनल क्रिएट किया, साथ ही जो है वो उसमें व्यूज़ आना शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 1-2 महीने के बाद जो है व्यूज़ आना शुरू हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन उससे मिली। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है फूड पांडा के ऊपर ही बनाया, कि जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प हुई। और मैं अपने जो फ्रेंड्स एंड कोलीग्स थे उनके अंदर भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि यार ये बंदा जो है ना फूड पांडा के लिए बड़ी एफर्ट्स लगा रहा है और ये बड़ा जो है ना वो काम कर रहा है। तो जब रिसोर्सेज मेरे पास आए, जब हमने यही काम किया, तो फिर ट्रेडिंग की तरफ भी हम बढ़े कि ट्रेडिंग भी शुरू करनी चाहिए। तो ट्रेडिंग दोबारा से शुरू करने के लिए वही चीज़ के पैसा आया मेरे पास, डॉलर ख़रीदे और फिर से वही बाय और सेल वाला सीन करना शुरू कर दिया। 1-2 चीज़ें मुझे मिली, टिप्स मिली, यानी कि यूट्यूब वीडियो पे ऑलरेडी अभी भी बताते हैं, वो ट्रिक्स बता देते हैं स्ट्रैटेजी के नाम पे कि ये इंडिकेटर लगा के आप बाय सेल कर लें। तो वही मैंने वीडियो देखी और वीडियो देख के मैंने उसी तरह उसी ट्रिक के ऊपर जो है ना वो कर दिया काम शुरू, और पैसे जो थे मेरे फिर से चले गए। तकरीबन अगली बार जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो मेरे पास 25 से 30 हज़ार रुपया था, तकरीबन $100 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट थी मेरी, तो वो भी विदिन 1 डे चले गए। ठीक है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, लिटरली मैं रोने लग पड़ा था उस दिन कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, कि इतनी मुश्किल से मैंने ये अपनी सेविंग इकट्ठी की है और सारी सेविंग चली है, फिर ज़ीरो पे हूँ मैं। तो उस दिन जो है ना वो मुझे था कि यार नहीं, ये चीज़ सीख के करनी है, वैसे नहीं करनी, और कोई पाकिस्तान में अगर बंदा सिखा रहा है तो उससे जाके सीखना है। तो जिसने मुझे बताया था उसका कज़न ये काम करता था, लेकिन मैंने उस दोस्त को भी फिर बोला कि यार मुझे सिखाओ, इसके पास लेके जाओ। तो वो कह रहा था कि यार वो नहीं बताता, नहीं मिलता किसी से, लेकिन वो बड़ा कमा रहा है और उसने जो है ना वो घर बना लिया है, अब वो गाड़ी है, और वो तो अब किसी से मिलता नहीं है, हम रिश्तेदारों से भी नहीं इतनी बात करता। तो मैंने बस उसको काफ़ी बार बोला, लेकिन उससे मुलाकात नहीं कर पाई। फिर एट द एंड वही वापस यूट्यूब पे आओ, आर्टिकल रीड करो। तब आर्टिकल्स वगैरह काफ़ी इन थे, ब्लॉगिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे थे तब। यूट्यूब वीडियोज़ की तरफ इतना रुझान नहीं था तब, क्योंकि दोबारा से अनब्लॉक हुई थी तो पाकिस्तान से कम ही क्रिएटर्स थे। लेकिन कोशिश की, जब देखा तो कुछ 1-2 यूट्यूबर्स मिले थे तब। अब वो मुझे कभी दोबारा नज़र तो नहीं आए, लेकिन यह है कि उनसे काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे। लेकिन वो भी एक पूरा नॉलेज नहीं था कि ट्रेडिंग करनी है तो उसमें एज अ करियर अगर आपने लेके जाना है तो आपकी ये तालीम है, वो पूरी एजुकेशन नहीं थी। वो जस्ट एक पार्ट टाइम के तौर पर था कि चल गया तो 6 महीने चलेगा, नहीं चला तो महीने बाद आपकी जो भी आप स्ट्रैटेजी टाइप ही चीज़ें थी वो, जो कि वो कुछ अरसा चली थी, उसके बाद दोबारा से मुझे लॉस होना शुरू हो गया था। तो ये अब तक की स्टोरी है। उसके बाद जो है वो मेरे कुछ दोस्त मिले मुझे, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही एक ग्रुप था, उसने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला था। उस ग्रुप से जो है वो कुछ 4 दोस्त हम इकट्ठे हो गए। तो उनमें से एक दोस्त ने जो है वो मुझे एक बंदे के बारे में बताया। आई रियली अप्रिशिएट देम कि उन्होंने हेल्प की, उन्होंने बताया, जो उनके पास इल्म था उन्होंने वो भी शेयर किया, और उन्होंने एक नए बंदे के बारे में मुझे बताया, और वो मेरे आज भी मेंटोर हैं। और उनके पास जब गया मैं, तो लिटरली मुझे तब पता चला कि जो मैं पहले करता रहा हूँ, जो मैंने 2 से 3 साल सीखने पे लगाए हैं और जो चीज़ें सीखी हैं वो सारी जुआ थी। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं जो पहले करता था ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग थी। ये तो अब बिज़नेस शुरू हुआ है और ये बिज़नेस ऐसे होता है। पहले मैं भी इसको ट्रेडिंग समझता था, मैं समझता था कि ये बस एक चीज़ है कि जिसको करना है। वो कारोबार वाली और बिज़नेस वाली सोच थी ही नहीं ज़हन के अंदर, बस ये था कि पैसा बनाना है। ये नहीं था कि ये वाकई कोई एज अ कैरियर जिस तरह बाकी कारोबार होते हैं ये भी उसी तरह है, इसमें भी पूरी प्लानिंग होती है, फिर उसको करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो मेरे मेंटोर ने मुझे चीज़ें बताई और तब मुझे जो है वो रियलिटी का पता चला। हकीकत मेरे सामने जब खुल के आई तो तब मैं पछताऊँ भी कि मैंने इतना अरसा जो है वो उन फजूल चीज़ों में लगाया कि जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं की गाइडेंस से, अपने मेंटोर की गाइडेंस से जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें भी बहुत बहुत अजर दे इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने ना आपको तो सिखाया, लेकिन ये आपके ज़रिए जो माशाल्लाह बाकी लोग सीखे हैं इसका अजर यकीनन उन्हें भी अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा तनवीर भाई, यहाँ से थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक मैं एक सवाल करूँगा। आपने बात की कि उस टाइम जो है ना, मतलब जिस तरह आपने बताया कि एक आपको बंदा मिला
कि जो जिसके पास नॉलेज थी लेकिन वो मिलता नहीं था, सिखाता नहीं था। ये जो टीचिंग कल्चर है या नॉलेज शेयरिंग कल्चर अगर हम कह लें, ये हम बहुत सुनते हैं पाकिस्तान में, आज भी लोगों से सुनने को मिलता है। इवन कि अब तो यूट्यूब पे इतने चैनल्स आ गए, फिर भी ये चीज़ सुनने को मिलती है कि लोग जो है ना, जिसको कोई चीज़ पता चल जाती है वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। तो क्या ये चीज़ आपने तब फील की थी उस टाइम पे जब आपको ये चीज़ सुनने को मिली कि नहीं वो बंदा किसी से नहीं मिलता? तो उस टाइम के नॉलेज शेयरिंग कल्चर में और आज के जो कल्चर है, क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट अब आपको देखने को मिल रही है? जी बासित भाई, इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो मेरा जो सर्कल है, मेरी सब्सक्रिप्शन भी अगर आप देखेंगे ना, कि मैंने जो यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है वो भी बहुत लिमिटेड से लोगों को फॉलो किया हुआ है कि जो वाकई ही सही बता रहे होते हैं चीज़ें। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर देखें पीछे, तो तब नई नई चीज़ें आ रही थी मार्केट के अंदर, तो बहुत से लोग जो हैं वो एक दूसरे को देखा देखी ही चीज़ें बना के ला रहे थे। यानी कि उसने अगर वीडियो अपलोड की है तो उसी को कॉपी करके अपनी बना के शेयर कर दी है। उसमें कोई खुद से चीज़ नहीं थी, ना ही कोई एक्सपीरियंस चीज़ जो है वो शेयर की हुई थी। लेकिन अब जो आ रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूव्ड चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर, बहुत से इम्प्रूव्ड बंदे जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं जो बता भी रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को आसानी भी हो रही है उस चीज़ से। मतलब उस टाइम को अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे ये चीज़ आपने फील क्या की थी उस वक्त कि हाँ यार, जिसको कोई चीज़ पता होती है ना वो किसी को नहीं बताता? सर अभी भी कई लोग नहीं बताते। अभी भी नहीं बताते, अभी लेकिन भी कई लोग एटलीस्ट नहीं कुछ तो बताते। इम्प्रूवमेंट आई होगी, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ गई होगी। कुछ ना कुछ अब आई है, बिल्कुल। देखें, इसमें कुछ लोगों को होता है, वो कहते हैं कि यार मैंने खुद का कमाना है, मैं काम करूँगा खुद कमाऊँगा, उसने काम करना है खुद कमाएगा। जो ऐसी सोच रखते हैं वो तो बता रहे होते हैं सारा कुछ, ठीक है। जो सोच रखते हैं कि मैंने इसको बता दिया तो हो सकता है मेरा भी चला जाए, वो गलत सोच रखते हैं और वो नहीं बताते। हालांकि अल्लाह ने आपकी कोशिश के ऊपर आपको अजर देना है उसका, ठीक है ना, कि आप कितनी कोशिश कर रहे हो, कितना आप उसके ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। तो बात वही है कि जो ये सोच रखता है ना कि मैंने उसको बता दिया है, काम तो उसने करना है, सारा प्रोसेस उसका होना है, सारा टाइम उसका लगना है, मैंने उसको जस्ट गाइड करना है, कमाना उसने खुद का है, तो वो खुद भी कामयाब होते हैं। इवन के उनके जो फिर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो भी फिर उनको अप्रिशिएट करते हैं, और बाद में फिर उनके लिए भी आगे, जैसे मैं अपने मेंटोर की इतनी इज़्ज़त करता हूँ और मैं अपने आगे लोगों को भी बता रहा होता हूँ कि यार मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने दे दिया, इससे आगे जाना है तो मेरे मेंटोर के पास जाएँ आप। मैं रेफ़र कर रहा होता हूँ, उनको बता रहा होता हूँ, सारा कुछ गाइड कर रहा हूँ, तो वो आपका एक बहुत अच्छी एक लीडरशिप होती है आपकी, आप बता रहे होते हो। तो वो लीडर जो होता है वो हमेशा अपने फॉलोअर से ज़्यादा ही कमा रहा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका लीडर कम कमाए और आपके फॉलोअर्स ज़्यादा करने। इवन कि आप अगर फॉलोअर्स की भी सम अप करोगे तो भी लीडर जो है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, इल्म वाइज भी और फाइनेंशियली भी अगर देखें तो भी वो ऊपर ही रहता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले जो है वो ये चीज़ थी और अभी भी है, लेकिन ये कि अब कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि जो ऐसी सोच रखते हैं कि यार हमने इल्म दे दिया तो ठीक है, करना ना करना उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर वो करेगा तो खुद का कमाएगा, मुझसे कुछ नहीं उसने लेके जाना। बेशक यही सोच अनफॉर्चुनेटली अभी भी कई लोगों में नज़र आती है। उन्हें लगता है कि शायद मेरा ये जो मुझे आता है ये मैंने किसी को सिखा दिया तो मेरा इल्म चला जाएगा। हालांकि इल्म बांटने से बढ़ता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। बट बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम वेरी होपफुल कि चीज़ें काफ़ी नज़र आती है माशाल्लाह। देखिए जिस तरह आप हैं और बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चीज़ें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और देखिए लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक बंदा जो ऑलरेडी अपने काम में मगन है, वो पैसे कमा रहा है, फिर भी वो टाइम निकाल कर रिसोर्सेज लगा कर एक वीडियो क्रिएट कर रहा है ताकि चलो यार अगर कोई चंद लोग ही सही देख लेंगे तो उसका कोई भला हो जाएगा। अब तो माशाल्लाह आपने भी इसी सोच से स्टार्ट किया, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूँगा। ये जो आपने फूड पांडा से ही स्टार्ट किया कि चलो जो आता है वो सिखाता हूँ, तो आपने यही सोचा ना कि यार चलो मेरी एक प्रॉब्लम मैंने देखी है, अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। तो आज देख ले माशाल्लाह लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। तो ये वही छोटा सा स्टेप है, और उसके पीछे सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी आपकी सोच। वो सबसे बड़ी थी कि आपने इन सब चीज़ों को हटा के सोचा कि शायद किसी एक के भी मैं काम आ जाऊँगा, और वो एक क्या आज माशाल्लाह लाखों लोग आपसे आपके कंटेंट से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप सब लोगों के लिए भी भाई यही मेरा मैसेज है, अगर आप लोगों को कुछ भी आता है, ज़रूरी नहीं है कि यार आपने अपने साथ कोई मेंटोर या टीचर का आपके साथ लकब लगना ज़रूरी है। आपको जितना आता है आप उतना किसी के साथ शेयर कर दें, शायद उतने से ही किसी की हेल्प हो जाए। अब तनवीर भाई की अगर आप इसी स्टोरी से मैसेज ले लें, उन्हें सिर्फ ये पता चला था कि ग्रीन कैंडल ऊपर जानी है, रेड कैंडल नीचे जानी है, ऊपर जा रही बाय कर ले, नीचे जा रही तो सेल कर दे।
सिर्फ वो एक वहाँ से एक वर्ड इनके ये एक सेंटेंस इनके कानों में गया और इन्होंने वहाँ से फिर छोड़ा नहीं उस चीज़ को, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, छोड़ा नहीं, सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे और आज माशाल्लाह एक फुल टाइम ट्रेडर बन गए। सो ये आप लोग, मैंने आपसे स्टार्ट में भी कहा कि ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अनस्क्रिप्टेड है, ऑब्वियसली हम हमेशा ये करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलेंगी, बस अपने कान खोल के और आँखें खोल कर आप ये चीज़ें सुनिएगा और नोट्स लाजमी बनाइएगा। अच्छा तनवीर भाई, एक बिगिनर बंदा है, वो कहता है जी अभी मोटिवेट हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ना, मुझे पता है नीचे चुल मच रही होगी कमेंट सेक्शन में, अब वो बंदा कहता है यार मैंने ट्रेडिंग में आना है, वो कैसे स्टार्ट ले, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बासित भाई देखें, मैंने तकरीबन 3 साल का अरसा जो है ना वो बस इसी चीज़ में गुजारा था कि कोई चीज़ मुझे रिसोर्सेज मिल जाए, कोई एक जगह मिल जाए कि जहाँ से मैं शुरू करूँ इस चीज़ को, या कोई मुझे बताने वाला होगा यहाँ से शुरू होता है तो आप यहाँ चले जाओ, ये रोड जाता है, इस रोड पे आप चले जाओ। तो अब मैंने वही चीज़ें जो है समझ की हैं, ठीक है ना। अब मैं वही चीज़ें आगे बता रहा होता हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ना, बग़ैर सीखे नहीं स्टार्ट करनी है, आपने पहले सीखना है, ठीक है ना। मैं लिटरली बोलूँगा अपनी ऑडियंस से, आपकी ऑडियंस देख रही है सारी, तो सभी को बोलूँगा कि आपने ट्रेडिंग में अगर आना है तो पहले इसको सीखना है कि ये है क्या, और ये एक बहुत सीरियस बिज़नेस है। इसको आपने ये नहीं कहना कि ये पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम जॉब है, ये एक सीरियस बिज़नेस है। जिस तरह दूसरे बिज़नेस होते हैं, कारोबार होते हैं, उसी तरह ये एक बिज़नेस है। इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर इसके अंदर रिस्क को देखा जाता है, सारे रिस्क फैक्टर्स देखे जाते हैं, फिर देखा जाता है कि कितना टाइम इसमें हमने देना है, हर चीज़ इसमें आपने पहले डिसाइड करनी होती है, फिर आप इसके अंदर दाखिल होते हो, ठीक है। और अब तो बासित भाई इसमें बहुत सी जो है ना फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं। जब मैं सीख रहा था तो तब अपना पैसा लगाना पड़ता था, अब तो ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि अगर आपके पास ये स्किल है तो दुनिया में बड़े लोग बैठे हुए हैं कि जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छा ट्रेडर आ जाए कि जिसके पास स्किल है, ये हम उसको अपना पैसा देते हैं। और यकीन करें एक नॉर्मल पर्सन जो है वो $10,000 नहीं अफोर्ड कर सकता, और वो जो फर्म्स हैं वो मिनिमम $10,000 जो एक ट्रेडर को दे देती हैं, क्या उसकी स्किल की बुनियाद पर, ठीक है। और मिनिमम $10,000 है, मैक्सिमम मैंने जहाँ तक देखा है वो $4 मिलियन जो है ना वो आपको दे देते हैं, $4 मिलियन कि आप इसके ऊपर ट्रेड करें, प्रॉफिट बनाएं। और प्रॉफिट का भी फिर जो रेशो होती है वो बहुत अच्छी होती है कि जिसमें ज़्यादा आपको जो प्रॉफिट है वो आपका अपना होता है, थोड़ा सा शेयर आपने उनको देना होता है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हो। तो बस बात इतनी सी है कि आपने इसको पहले सीखना है। सीखने के लिए बहुत रिसोर्सेज है, मैंने जो प्रॉब्लम्स खुद फेस की हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मैंने ये अपनी कुछ बुक्स बनाई हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को स्टार्ट लेने में बड़ी आसानी रहेगी। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बासित भैया आप काइंडली वीडियो पे दिखा दीजिएगा। इसमें तकरीबन जो है वो 47 चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक स्टार्टअप यानी कि स्टार्ट करने वाले बंदे को जो है ना वो देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसको पता चलता है कि हाँ ये ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो इसके अंदर 47 टॉपिक्स जो है ना वो हमने बेसिक भी के कवर किए हैं। इसको आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रेडिंग शुरू कैसे होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है या क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, दोनों के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकते हैं। अदर देन दिस सीख के करना है, कुछ भी करना है, सीखे बगैर कुछ नहीं करना। अगर मैं इसके एक एग्जांपल दूं कि अगर आपने कोई होटल बनाना है, ठीक है ना, आपने फूड रेस्टोरेंट शुरू करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लोग आपके इर्द गिर्द के खाते हैं, उधर की ऑडियंस किन चीज़ को लाइक करती है, फास्ट फूड लाइक करती है या देसी फूड लाइक करती है। फिर आप उस तरह का शेफ़ हायर करते हो। शेफ़ हायर करने से पहले आपको कुछ ना कुछ हाउ नो होनी चाहिए कि मैं किस तरह शेफ़ को हायर करूँगा। उसका टेस्ट करते हो, जायका टेस्ट करते हो उसका, उससे डिशेस बनवा के डिफरेंट चेक करते हो कि हाँ ये काबिल है कि नहीं है, फिर आप उसको रखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद वेटर आते हैं, फिर आपका मैनेजर आ जाता है, फिर आपके दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। फिर आपने जगह देखनी होती है, ठीक है, सबसे पहले तो जगह देखनी होती है, ठीक है ना। एक पूरा प्लान होता है, फिर आपने टीम बिल्डिंग करनी होती है, फिर आपने एट द एंड जाकर उसको लॉन्चिंग की तरफ लेके जाना होता है, और उसके ऊपर भी आपने मार्केटिंग के बंदे को हायर करना होता है कि वो आपको बताए कि कैसे आपने इसको मार्केट करना है। और ये पूरा एक प्लान होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, और इसमें होटल रेस्टोरेंट के ऊपर अगर देखें तो अच्छी खासी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट भी जाती है। बिल्कुल। ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को अब इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको सीखना है, ठीक है। तो तनवीर भाई आपकी इस फील्ड में एक टर्म होती है पेपर ट्रेडिंग, ये क्या चीज़ होती है? सर पेपर ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल आसान है कि आप अब तो वैसे भी
ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि जिनके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जस्ट लाइक जिस तरह आप रियल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप वाकई हकीकत में वो ट्रेड कर रहे हो। पेपर ट्रेडिंग तो बेसिकली इसी को बोला जाता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप उसको ले जाएं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, डेमो ट्रेड कर लें। अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर आप ट्रेडिंग करते हैं, उन सभी फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको डेमो ट्रेडिंग के ऊपर। आप वहाँ जाएँ, ट्रेड्स लगाएं, वहाँ आपकी हिस्ट्री भी बनती जाएगी, वहाँ आपको पता भी चलेगा कि आप किस काबिल हो। और आपने पेपर ट्रेडिंग उतने ही इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करनी है जितने आपने बाद में रियल के साथ स्टार्ट लेना है। अगर आपने $100 के साथ स्टार्ट लेना है तो पहले आपने प्रैक्टिस भी सिर्फ $100 के ही डेमो अकाउंट से आपने स्टार्ट लेना है। प्रैक्टिस भी $100 के ही अकाउंट से करनी है आपने। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर $1,00,000 से कर रहे हो प्रैक्टिस, बाद में आपने $10 लगाने हो तो वो फिर आपको सूट नहीं करेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा तनवीर भाई, ये जो आपने बात की कि डेमो ट्रेडिंग और ये वो, चलें ठीक है, डेमो ट्रेडिंग में तो एक बंदा सीख रहा है, सीख जाएगा, लेकिन फिर भी स्टिल जब उसने रियल में पैसा बनाना है तो उसके अंदर तो उसकी रियल मनी जाएगी, इन्वेस्टमेंट उसको करनी पड़ेगी। तो मिनिमम वो कितने पैसे उसके पास एटलीस्ट होने चाहिए? क्या $100 या इसके राउंड अबाउट अगर किसी के पास पैसे जो कि आज की डेट में 25-30 हज़ार रुपये, तकरीबन 30 हज़ार रुपये बन जाते हैं, तो एक $100 से उस बंदा अपने उस पोर्टफोलियो को कितना बड़ा कर सकता है अगर वो $100 से स्टार्ट लेता है? जी बिल्कुल बासित भाई, अगर तो वो सीख चुका है और अब इस काबिल है कि वो रियल में आना चाहता है, यानी कि उस सारे लर्निंग के प्रोसेस से गुजर चुका है, अब वो कहता है कि मैंने आगे आना है, उनके पास तो पहले 2 ऑप्शन होंगे, खुद का पैसा या अपना किसी फर्म का पैसा लेना है। जैसे मैंने बताया कि बहुत से इन्वेस्टर अवेलेबल हैं। अगर तो वो किसी फर्म के पास जाता है तो वहाँ उसको टेस्ट देना होगा, टेस्ट पास कर लेगा तो उसको वहाँ से फंड्स मिल जाएंगे, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर उसने खुद का पैसा लगाना है तो $100 इनफ है, मिनिमम $100 इनफ है, इतने आप ट्रेडिंग कर सकते हो इससे। और आप जो है वो इसको, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपको आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला अगर आपको आता है तो आप जो है वो आफ्टर 100 ट्रेड जो है वो आप अपने उसी एक $100 को आप $270 बना सकते हैं। कि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले के अंदर जो है वो आप जब आपकी 100 ट्रेड लगती है तो आपकी जो अकाउंट की ग्रोथ है वो 170% हो चुकी होती है। ओके, ज़बरदस्त। मतलब अगर मैं जो चीज़ इससे एक एक्साइटिंग चीज़ जो मैं यहाँ से निकाल पा रहा हूँ कि अगर बंदा ट्रेडिंग सीखता है तो उसकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स तो मेरे ख्याल में टॉप नॉच हो जाती होंगी। क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली। और बंदा वही कामयाब होता है ट्रेडिंग के अंदर कि जिसको पैसा मैनेज करना आता है। वरना ट्रेडिंग के अंदर तो बड़े मिलियनर आए हैं और वो रोडपति हो गए हैं, और बड़े रोडपति आए हैं। जस्ट लाइक मेरी एग्जांपल ले लें कि ज़ीरो पे था, मेरे पास कुछ भी नहीं था अपना, और ख़ुद सारा कुछ अब बनाया भी और ख़ुद जो है वो कर रहा हूँ सारा कुछ। माशाल्लाह। क्योंकि इस तरह के सवाल ना लोगों के बहुत आते हैं कि अभी पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं। अच्छा, एक और मैसेज जो यहाँ पर मुझे जो सीखने को मिला, मैं आप लोगों को भी वो शेयर ज़रूर करूँगा कि तनवीर भाई ने जब ट्रेडिंग के अंदर आए, बेशक उन्होंने सेकंड जो उनका लॉस था वो उन्होंने 25-30 हज़ार रुपये, उन्होंने सेकंड जो लॉस, उनका मेजर लॉस था, वो उन्होंने ये किया आफ्टर 1000 इन्वेस्टमेंट। तो भाई वो उन्होंने जो कुछ भी किया ना अपना खुद का कमा के किया। उन्होंने जॉब की, जॉब के साथ उस पैसे को कमाया, एंड देन उन्होंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया और अपने पैसे के ऊपर रिस्क लिया, ना कि अपनी फैमिली को किसी भी किस्म के रिस्क में डाला। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है, ट्रेडिंग की फील्ड है, आपने कोई स्टार्टअप करना है, कोई बिज़नेस करना है, हमेशा आपने रिस्क अपने ऊपर लेना है। किसी के कंधे के ऊपर आपने जाके रिस्क इस तरह से नहीं ले लेना कि आप उनकी लाइफ को भी स्टेक पे लगा दें। स्पेशली अगर हम फैमिली की बात करें, हाँ कोई बिज़नेस में है, कोई आप पे पैसा लगा रहा है, आप पे बैठ ले रहा है, वो एक अलग केस है। अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है और आपको इस तरह का कोई इन्वेस्टर मिल जाता है तो वो एक सेपरेट केस है। जी बिल्कुल ऐसा ही है बासित भाई। देखिए, मैंने अपने पैसे के ऊपर रिस्क लिए, कभी घर वालों को जो है वो परेशानी में नहीं डाला। देखें, जॉब हर एक को करनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि आप अभी पढ़ के निकले हो, आप फ्रेश हो, तो बिज़नेस नहीं स्टार्ट करो। जो बिज़नेस आप करने का इरादा रखते हो उस बिज़नेस की किसी फर्म के अंदर जाओ, ठीक है, उससे हर चीज़ सीखो, ऑल राउंडर रहो। वहाँ जाओ बेशक एक डेजिग्नेशन के ऊपर, लेकिन आप उनसे कोशिश करो कि हर काम उनसे पूछ के करो कि सर मैं ये हेल्प करवा दूँ, ये हेल्प करवा दूँ। कोई चार्ज ना करो उनसे, क्योंकि आपने सीखना है कि कारोबार होता कैसे है, ठीक है ना। जॉब इज़ अ फ्यूल टू योर बिज़नेस, कि वो आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक फ्यूल जैसा होगा
कि आपको पहले उसमें सीखना होगा, फिर उसी जॉब से आपके रिसोर्सेज भी बनेंगे, जस्ट लाइक कि आपको लर्निंग पहले स्किल आ जाएगी बिजनेस करना कैसे, और साथ में जॉब से आपकी जो सैलरी है वो आपके उसके लिए एक बहुत अच्छा फ्यूल होगा कि उससे आप वही पैसा इन्वेस्ट करके उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि फ़ौरन से बिज़नेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए, पहले जॉब करनी चाहिए, जॉब के अंदर वो सारी चीज़ें सीखें ताकि आप कल को जब किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो तो आपको भी पता होगा कि एम्प्लॉय किस तरह काम करते हैं और किस तरह का एम्प्लॉय होना चाहिए जो आपके लिए उस कारोबार में अच्छा साबित हो सकता है। बिल्कुल। हमारे अभी फ़िलहाल ऐसा माहौल चल रहा है कि जॉब को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि नहीं, असल चीज़ तो कारोबार होती है, बिजनेसमैन एक लीडर होता है, वो ये होता है, वो होता है, जॉब वाला नौकर होता है, इस तरह की चीज़ें बहुत हम सुन रहे हैं। सर जो लोग ये कह रहे हैं उन्हीं की मैं पोस्टें देख रहा होता हूँ कि वी आर हायरिंग, वी आर लुकिंग फॉर सम पर्सन। वो फिर जॉब्स क्यों ऑफर कर रहे हैं जबकि वो कारोबार को तरजीह दे रहे हैं, कारोबार की रट लगाई हुई है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो उन्हें फिर सीधी अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए कि भाई अगर तुम जॉब को इतना बुरा कह रहे हो, अपने बिजनेस को देखे, उनको भी अगर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना तो लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। लोग साथ आते हैं, आपके साथ मिलते हैं, काम करते हैं, फिर आपका देखिए एक लिमिटेड सा टाइम है, लिमिटेड सा पोटेंशियल है, लिमिटेड सी स्किल्स हैं। अगर आपने अपने उस पोटेंशियल को, अपनी उस लिमिटेशंस को तोड़ना और आगे जाना, अब ये वो टाइम है जहाँ पर लोगों को आपको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, और किसी जगह पर ऐसा भी होगा कि आपको किसी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये इकोसिस्टम वर्क करता है। कभी आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको देता है, अब आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप एक स्टेज पर आते हैं, फिर आपको लोग अपने साथ मिलाने पड़ते हैं। तो इस जॉब कल्चर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप लोगों को ज़रूर जो है वो जॉब करनी चाहिए। तनवीर भाई, एक ये सीन यहाँ पे अब चले, ट्रेडिंग लोग स्टार्ट भी करना चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, मतलब दो सवाल है, मैं ब्रेक डाउन करूँगा। पहला सवाल मैं ये रखूँगा आपको कि क्या ये लीगल भी है ट्रेडिंग करना, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना या फॉरेक्स में, या ओवरऑल ट्रेडिंग बिजनेस में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना अपने पैसे को, क्या ये लीगल है? जी बिल्कुल बासित भाई, दो चीज़ें हैं, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग अलग चीज़ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग चीज़ है, और स्टॉक ट्रेडिंग अलग चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग लीगल है अगर आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे आप करते हो। इस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग भी लीगल है पाकिस्तान के अंदर अगर आप PMEX पर करते हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के ऊपर अगर आप करते हो तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी लीगल है। और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर कोई भी सच कोई कानून नहीं बना हुआ कि ये लीगल है या इलीगल है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये नोटिस है कि जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो के लिए यूज़ होती हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई इंटरनेशनल ब्रोकर है जो कि पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, हम उनको इंटरटेन नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो है हम उनको फैसिलिटेट भी नहीं करेंगे, और इवन कि हो सकता है कि हम उनका अकाउंट जो है वो बैन कर दें पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को डायरेक्टली जिसके साथ अटैच है। तो पाकिस्तान के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ लीगल है, और स्टॉक ट्रेडिंग भी जो है वो रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ लीगल है। अच्छा, तो तनवीर भाई यहीं से एक सवाल आता है कि अब ठीक है, ट्रेडिंग करनी है तो जाहिर है क्रिप्टो की, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मेरी भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो लेकिन हम डायरेक्टली तो अब क्रिप्टो बाय कैसे करें? बस सारी बातें छोड़ी, ये बता दें। बस मैं चाहूँगा कि आप किसी ब्रांड का नाम ना लें, बस इशारे से समझा दें कि क्रिप्टो बाय कैसे करें पाकिस्तान में, क्योंकि जब तक क्रिप्टो करेंसी होगी नहीं तो उसमें ट्रेडिंग तो फिर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं तो उससे आसान सा तरीका है P2P का, पर्सन टू पर्सन आप जो है वो क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं, जितनी भी एक्सचेंजेस आपको नज़र आएंगी हर एक के अंदर जो है P2P का ऑप्शन होता है, पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन आप कह लें, कि वहाँ आप जाओगे तो वहाँ आपको पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान कंट्री जैसे ही सिलेक्ट करेंगे एक्सचेंज के ऊपर तो आपको वहाँ के लोग नज़र आ जाएंगे, और वहाँ के फिर उनकी जो प्राइस होगी वो आपको दिखा रहे होंगे कि इतने की हम ये वाली करेंसी दे रहे हैं। आप वो करेंसी ख़रीदना चाहते हो, उतने आपने पाकिस्तानी पैसे जो हैं उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं, उनके बैंक अकाउंट से उनके जो एक्सचेंज का अकाउंट होगा वहाँ से आपके एक्सचेंज के अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। दिस इज़ द सिंपल वे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि जो आप व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, या आपको कोई बंदा कहता है कि मुझसे ख़रीद लो व्हाट्सएप के ऊपर आकर, वो स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं। आपके साथ बहुत बार फ्रॉड हो चुका होगा और हो भी सकता है, तो इसलिए आपने वो रजिस्टर्ड एक्सचेंज के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें एक्सचेंज फिर ज़िम्मेदार होगी अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। अगर आप व्हाट्सएप पर चले जाते हैं और व्हाट्सएप पर जाकर उनके एड्रेस पर ट्रांजैक्शंस वगैरह कर देते हैं तो वो फिर आपका अपना मसला होगा, उसको आपने खुद ही सॉर्ट आउट करना है। और उसमें अमूमी तौर पर फ्रॉड होते हैं। मेरे पास तकरीबन हर रोज़ कोई ना कोई एक बंदा आया होता है कि सर हमारे साथ फ्रॉड हो गया,
जब मैं देखता हूँ तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे से बात करके जो है ना वो ट्रांजैक्शन की होती है। तनवीर भाई, क्या कोई बंदा अपने जो उसका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू क्रिप्टो बाय कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर रह के नहीं, स्टेट बैंक जो है वो फ़ौरन उनका अकाउंट बंद कर देगी। ओके, मतलब उनका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है अगर वही अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, बिल्कुल हुए भी हैं, मेरे पास आए भी हैं। और स्टेट बैंक के अंडर ही सारे बैंक्स आ रहे हैं जितने भी पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं। अमेज़न बैंक है, अल्फलाह बैंक है, HBL बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं, तो किसी भी बैंक से होती है क्योंकि स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक चलते हैं तो बंद हो जाते हैं अकाउंट। ओके, तो ये मतलब आपकी नज़र में सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उस पर्सन के अकाउंट में पीयर टू पीयर करें, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और वो आपको क्रिप्टो आपके वॉलेट में दे दें। एग्जैक्टली। ओके, सो मतलब क्रिप्टो के लिहाज से भी पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई एज सच कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अभी नहीं है, तो हाँ, तब एज तक सच तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है। देखा जाए दूसरे कंट्रीज़ तो इसको लीगल करने के तौर पे हैं और इसको यूटिलाइज़ करने के तौर पे हैं और इसकी पोटेंशियल को वो देख रहे हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, तो हम जो है इसको लेके आएँ और अपनी डिफरेंट जगहों पर जो है इसको यूज़ करें। अपने जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड, जहाँ पर भी रिकॉर्ड जमा होता है वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और CBDs भी अपनी बना रहे हैं कि अपना जो करेंसी है इसको डिजिटलाइज़ कर रहे हैं ताकि करप्शन कम हो सके और सारी चीज़ें हो सकें। तो पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो जो है वो कुछ इम्प्रूव करे, आगे की तरफ जाए। बिल्कुल, जब वो बड़ी मशहूर मिसाल है ना कि बाहर की दुनिया में जब टेक्नोलॉजी ख़त्म हो रही होती है तो हमारे यहाँ पे उसका आगाज़ हो रहा होता है। तो अल्लाह करे कि एटलीस्ट क्रिप्टो की रेस में अब एक मौका मिला है फिर से, तो इसको ज़रूर हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए और अर्ली जो जिसे कहते हैं अर्ली मूवर एडवांटेज होता है वो हमें ज़रूर अवेल करना चाहिए। अच्छा तनवीर भाई, यहाँ पर ना दो सवाल बड़े ख़तरनाक किस्म के मैं आपसे पूछने लगा हूँ, वो है बेसिकली थ्रेड्स को लेकर। अब ये किस हद तक रियल हैं, किस हद तक फेक हैं, या इनमें कितनी सच्चाई है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। नंबर वन थ्रेड ये है कि AI क्या थ्रेड है ट्रेडर्स के लिए? मतलब अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं कि हम जो ट्रेडर्स जो होते हैं वो चार्ट्स के पैटर्न्स को देख के एनालाइज करते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। यस, वो 100% तो कोई भी नहीं, एटलीस्ट जो अच्छा ट्रेडर है, ये जिसको मार्केट की समझ है, वो ये कभी भी नहीं कहता कि ये 100% ही ओके है जी, ये लगेगा ही लगेगा। उसको भी इस चीज़ का पता होता है, लेकिन स्टिल उसका जितना जहाँ तक एक्सपीरियंस होता है, अगर हम उसकी ओवरऑल ट्रेड उठा के देखें तो यस, वो मेजॉरिटी में सक्सेसफुल रहता है। तो क्या ये काम AI खुद नहीं कर सकता? मतलब रोबोट्स है या AI कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाता है या बोट आ जाता है, तो क्या वो एक इंसान से ज़्यादा अच्छे तरीके से पैटर्न्स को रीड नहीं कर पाएगा और वो हमें सिग्नल दे दे कि ये आप कर लें? कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? बासित भाई, मैं फॉर जो काइंड इन्फॉर्मेशन ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तब भी ये रोबोट्स और इन सभी की चीज़ें, तब भी ये सेल आउट हो रही थी। तब भी यहाँ पर AI सिस्टम था ट्रेडिंग के अंदर कि वहाँ पर आपने पैरामीटर्स सेट कर देने हैं और रोबोट जब वो पैरामीटर्स पूरे होंगे खुद ही ट्रेड लगाएगा, खुद ही क्लोज करेगा। अभी भी वही चीज़ चलती आ रही है, ठीक है ना। अब मॉडर्न कुछ ज़माना आ गया है कि उसमें AI कहने लग पड़े हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर देखें जितना भी आप उसको पैरामीटर्स उसके अच्छे लगा लें, जो भी चीज़ कर लें, आपने उसको कुछ बताना है, कुछ फिगर्स आपने देनी है, कुछ वैल्यूज़ देनी है, उसने उसी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना है। ट्रेडिंग के अंदर रोबोट्स जो हैं वो एक लिमिटेड हद तक काम करते हैं, उसके बाद वो काम करना छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग का डेली का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन $7 ट्रिलियन का है। $7 ट्रिलियन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है और ये डेली का इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम है कि इतनी ज़्यादा ट्रेड एक दिन के अंदर हो जाती है। तो आप हिसाब लगा लें कि अगर तो रोबोट्स इतने कामयाब होते तो फिर तो ये $7 ट्रिलियन जो है वो एक ही के बंदे के पॉकेट में चले जाते हैं, का चंद लोगों की पॉकेट में चले जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अभी तक कोई भी रोबोट या कोई भी AI सिस्टम दरियाफ्त नहीं हुआ कि जो 100% एक्यूरेट हो, और कोई भी ऐसा सिस्टम जो अभी तक नहीं बना कि जो इवन के कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रखे। चीज़ें कुछ मैनुअल होती हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो हेल्प ले भी सकते हैं, लेकिन रोबोट्स जो हैं उसको हम यूज़ नहीं करते। मैं बताते खुद अगर बात करूं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है इनको, लेकिन बिल्कुल वो रिकमेंडेड नहीं है और ना ही उनके ऊपर मैं रिलाई करने के लिए किसी को बोलूँगा। ठीक है। और एक जो रीज़न मैं चाहूँगा आप इसको ज़रूर थोड़ा एक्सप्लेन करें, फिर भी लोग कहेंगे नीचे नहीं जी AI। रीज़न जो इसके पीछे वो है ह्यूमन बिहेवियर। उसको प्रिडिक्ट करना, मार्केट प्रिडिक्ट करना शायद ईजी है, मैं समझता हूँ, फिर भी अगर आप एक ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने जाएंगे तो
कोई पता नहीं है कि कब उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। अभी भी आप सर बैठे वही comment चीज़ है section ना, में, इधर से ही आपको ये एक चीज़ है चपेट ना, लगी। अब सेंटिमेंट्स का कैसे पता चलेगा एआई को? अब यहाँ जंगी हालात अचानक पैदा हो जाते हैं, अब उसको थोड़ी पता चलेगा कि जंग लग गई है। हाँ जी, अब वो तो उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेड लेता रहेगा। अब यहाँ जंजला आ गया, उसको थोड़ी पता चलेगा कि जंजला आया है तो मैंने बंद करनी है ट्रेड। वो तो ट्रेड्स ओपन करता जाएगा अगर उसको उस तरह के पैरामीटर्स नज़र आ रहे होंगे, जो वैल्यूज़ हमने उसके अंदर ऐड की होंगी। सैलाब आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, कोई भी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो जाती है, उसको थोड़ी पता चलेगा कि ये वाली चीज़ हो रही है दुनिया के अंदर। उसको तो वही चीज़ पता है जो उसके अंदर वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी हैं, बस। बिल्कुल। ये तो तनवीर भाई बहुत अच्छा पॉइंट आपने इसको क्लियर किया। एक जो नेक्स्ट थ्रेड है वो है, जिसके बारे में मैं ज़रूर, ये आपको ज़रूर बताना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल के अंदर मैं चाहूँगा आप इसको एक्सप्लेन करें, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये तो अपने आप में एक यूनिवर्स है। तो बिल्कुल, मतलब ये यहाँ तक बात जी, की जा रही है कि आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए आपको, मतलब आप फिज़िकल जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, वो चीज़ें तक ये टेक्नोलॉजी ख़त्म कर सकती है और आप सिस्टम के अंदर ही वो सारी चीज़ें कर सकेंगे। मतलब ऐसा सोचना भी समझ से बाहर हो जाती है चीज़ कि ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन यस, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये एक थ्रेड होगा ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए? सर बिल्कुल, ये जो है इसके ऊपर मेरी डिस्कशन भी हुई थी एक बंदे के साथ। हम क्रिप्टो को लेकर कर रहे थे, बिटकॉइन को बेसिकली लेके कर रहे थे कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ये ऑलमोस्ट नॉट हैकेबल है, और बिटकॉइन जो है वो उसको डिक्रिप्ट कैसे किया जा सकता है, उसके वाइट पेपर को पढ़ के उसकी सारी चीज़ें जो देख के हम इसके ऊपर ही हम बहस मुबासा कर रहे थे। तो उसमें बात आ रही थी कंप्यूटर्स की, फिर सब सुपर कंप्यूटर्स की, ठीक है ना। तो उस हमारी टर्म में उनको बोला जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आप माउस का एक क्लिक करते हो, उसमें एक क्लिक करने से पहले कई बार ट्रेड लग के क्लोज हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ जो है वो क्वांटम कंप्यूटर की अगर की तरफ जाएं तो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पावर है, सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावर है। तो हम इस चीज़ को जो है वो देख रहे थे कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो इतनी, अगर उसकी हम वो देखें कि वो कितनी काबिल है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो हो सकता है कि वो बिटकॉइन को डिक्रिप्ट कर दे। अगर कोई क्वांटम कंप्यूटिंग को कंप्लीट बनाने में कामयाब हो जाता है और उसका यूज़ इस साइड पे लेके आ जाता है कि ब्लॉकचेन को उसने जो है वो हिट करना है, टारगेट करना है, बिटकॉइन को टारगेट करना है, तो वो बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई को अपनी तरफ कर सकता है। और बिटकॉइन की अगर 50% से ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, तो जिसके पास 50% से ज़्यादा बिटकॉइंस होंगे वो ऑटोमेटिकली उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस कर सकता है और उसकी सप्लाई को जो है ना वो चेंज कर सकता है, और सारी चीज़ें जो वो चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑनरशिप की चीज़ जो है ना वो आ जाती है कि उसके पास ओनरशिप चली जाएगी जिसके पास 50% से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास वोटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो एक तरह का थ्रेड है, लेकिन अभी तक क्योंकि इसके कोई भी रिज़ल्ट सामने नहीं आए, इसका यूज़ होता हुआ कहीं नज़र नहीं आया अभी तक। अभी इसके ऊपर वो एक प्रोजेक्शंस हैं कि यहाँ तक ये चीज़ काबिल हो सकती है, यहाँ तक हमारी चीज़ों के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा कर सकती है। तो ऐसे में अब एक ज़ाहिर है थोड़ा सवाल भी वैसा ख़तरनाक ही था। अब ऐसे में अब एक ट्रेडर इस सिचुएशन पे आ गया, और मैं आपको बता दूं वो बंदे जिन्होंने अभी ट्रेडिंग का टी भी नहीं पढ़ा वो भी कह रहे हैं नहीं नहीं यार छोड़ दे, ये तो ये फील्ड ही ऐसी है वैसी है। अब उस बंदे को आप क्या मैसेज देंगे? सर बहुत से लोग आते हैं जो इस चीज़ को ये कहते हैं, अमूमी तौर पर ट्रेडिंग को बहुत से लोग गैम्बलिंग कहने लग पड़ते हैं, और जब आप उनसे पूछोगे ना गैम्बलिंग क्यों कह रहे हो, तो वो कहेंगे मैंने ट्रेड लगाई थी उसमें मुझे लॉस हो गया इसलिए मैं इसको गैम्बलिंग कह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको स्कैम कह रहा हूँ। और जब उनसे पूछा जाएगा आपने ट्रेडिंग कैसे की थी, तो उन्होंने बस कहना कि मैंने फलाने को देखा था वो बड़ा पैसा कमा रहा था तो मैंने भी सोचा कि कर लूँ। बुनियाद जो निकल कर आएगी वो यही निकल कर आएगी कि वो सीखा नहीं है, उन्होंने बगैर सीखे किया था तो इसलिए उनको नुकसान हुआ। तो वही चीज़ है कि सीखेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो लोग गैम्बलिंग कह रहे होते हैं बेसिकली उन्होंने इस चीज़ को किया नहीं होता, अगर किया होता है तो वो गलत तरीके से किया होता है, उन्होंने सीखा नहीं होता। सीखा भी होता है तो उन्होंने गलत सीखा होता है, जैसे मैंने गलत सीखा था तो नुकसान हुआ था। जब सही सीखना शुरू किया है, सही सीखा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हुआ है। और ये सारा कुछ आपके सामने जो कुछ भी बना हुआ है ये सारा कुछ ट्रेडिंग से ही बना हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों के लिए जो आपको सबसे पहले एक बार ज़रूर टाइम निकाल के मनी हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ लें या कोई डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे देख लें
2-3 घंटे अपनी ज़िंदगी के लगाएं, एक दफ़ा मनी हिस्ट्री को पढ़ें कि ये पैसा आखिर वजूद में कैसे आया था, और जब ये नहीं था तो कैसे लोग आपस में लेन देन करते थे, तो आपको ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ है आपको वहाँ से समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल है क्या। बार्टर सिस्टम जो है ना वो ट्रूली इसी चीज़ के ऊपर है कि ट्रेडिंग कैसे होती है। ये हमारे पुराने दौर से चीज़ें चलती आ रही हैं। ट्रेडिंग पुराने दौर से ही है कि एक चीज़ देते थे, उसके मुकाबले दूसरी चीज़ उसकी वैल्यू के तकरीबन एस्टिमेट लगा के ख़रीद लेते थे। चीज़ों की एक्सचेंज होती थी, फिर एक सेंट्रल चीज़ बना दी कि ये चीज़ जो है वो पत्थर होते थे, फिर ठीक है ना, फिर धात आना शुरू हो गई, गोल्ड चांदी इस तरह चीज़ें। तो वो चीज़ अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे बासित भाई ने बताया, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन हो जाओगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ट्रेडिंग असल में होती क्या है। और सेम बासित भाई सिमिलर वही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी भी, कि आप लोगों को अगर बेसिक्स इसकी पता है, हिस्ट्री पता है, तो आपके लिए अब ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा उन चीज़ों से भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तनवीर भाई, अभी एक शॉर्टकट मैं बात करूँ, हमारे वैसे भी ना अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, या इसका रुझान बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पे भी हमें कुछ क्विक मनी नज़र आती है ना, हम फ़ौरन उसकी तरफ जंप कर देते हैं। क्रिप्टो में अगर बात की जाए तो क्रिप्टो में आपको जो एक ऐसे क्विक मनी वाली चीज़ नज़र आती है वो नज़र आती है व्हाट्सएप के ग्रुप्स, टेलीग्राम के ग्रुप्स, फेसबुक के ग्रुप्स, जहाँ पर आपको फ्री में सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कुछ 500, 1000, 2000 कुछ ना कुछ फ़ीस रखी होती है कि आपने मंथली हमें पे करना है, और आप जो है वो हम सिग्नल देंगे, आपने जस्ट उस सिग्नल को फॉलो करते जाना है और आपके पैसे बनेंगे। इस पे आपका क्या मोटिव है कि क्या ये सही है या गलत है, या कुछ इसमें गुंजाइश है? देखें, सिग्नल्स सही भी हैं और नहीं भी सही। देखें, मैं पहले बात करूँगा कि सिग्नल्स अगर आपने फॉलो करने हैं तो आपने क्या करना है। सिग्नल्स फॉलो करने से भी पहले आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। रिस्क मैनेजमेंट आती होगी, आपको पता होगा कि सिग्नल आया तो कितना पैसा लगाना है, दूसरा आ गया कितना पैसा लगाना है, तीसरा आ गया कितना पैसा लगाना है, चौथा सिग्नल है, पाँचवा है, 10 सिग्नल है। तो ऐसा ना हो कि जब 5वां सिग्नल आए तो आपका पैसे ख़त्म हो जाएं, और पहले जो 4 ट्रेड ली हैं उनमें सब में लॉस हुआ हो और 5वीं में प्रॉफिट होना हो, और प्रॉफिट भी इतना कि वो 4 से भी ज़्यादा प्रॉफिट होना हो। तो आपको जब पता ही नहीं होगा पैसा मैनेज कैसे करना है, तो आप सिग्नल्स से भी आप लॉस कर रहे होंगे। तो आपको एटलीस्ट इतना तो सीखना होगा कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आती हो कि सिग्नल कैसे फॉलो करते हैं, और सिग्नल्स पर सिग्नल पर मैंने कितना पैसा जो है वो लगाना है। फिर बात आ जाती है कि आप कब तक सिग्नल लोगे। अल्लाह ना करे या जो भी सीन है कि कोई बंदा जो है जिस प्लेटफॉर्म पर वो दे रहा है वो प्लेटफॉर्म ही गायब हो जाता है, या वो बंदा ही गायब हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? आप तो डिपेंडेंट हो उसके ऊपर कि जब तक वो है तब तक आपका सिस्टम चल रहा है। एट द एंड आपको कुछ अरसे बाद जब आप देखोगे इस चीज़ को, तो आपको फील होगा कि मैंने ये चीज़ खुद करनी है, सिग्नल खुद बनाना सीखना है। एट द एंड आपका जो स्टॉप लगेगा वो इसी चीज़ के लगेगा कि मैंने खुद ये चीज़ करनी है, इंडिपेंडेंट होना है, मैंने किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। बिल्कुल। मतलब अगर देखें ना, अगर सीख लेते हैं तो वो एटलीस्ट अपने सिग्नल को जो उन्हें मिला है उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि यार ठीक भी है कि नहीं है। तो डबल वेरिफिकेशन हो जाएगी ना। एक तो उसने बना दिया, वो बना बनाया सेटअप आया, जस्ट उसको वेरीफाई करना है। उसमें एक तो टाइम कंज्यूम उसका कम होगा क्योंकि उसको चीज़ बनी हुई मिल गई है, और दूसरा जब वो उसको वेरीफाई कर लेगा वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसको आ जाएगा कि हाँ ये श्योर है इस चीज़ के ऊपर, ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है इसमें कि ये प्रॉफिट में जाएगी। बिल्कुल। अच्छा तनवीर भाई, हमारे यहाँ पे ना ट्रेडर्स को, मतलब अब इसे आप लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें, लेकिन ट्रेडर्स को वो उस तरह से रेपुटेशन आप कह लें या रिकग्निशन उस तरह से नहीं मिलती पाकिस्तान में। स्पेशली इंडियन अगर मैं बात करूं तो भरे पड़े हैं भाई। अगर उनका सिर्फ यूट्यूब पर ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा, जितनी ऑडियंस उन्हें फॉलो कर रही है उस हिसाब से आप देख लेंगे कि ट्रेडर्स को तो वहाँ पे अच्छी खासी रिकग्निशन मिलती है, बल्कि वहाँ पर तो एक प्रॉपर बिज़नेस के तौर पर इस इंडस्ट्री को लिया जाता है। गवर्नमेंट भी देखती है, नई नई स्कीम्स लेकर आती ताकि इनको ऊपर लाया जाए। तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्या मसला है, और आपकी नज़र में क्यों ट्रेडर्स को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता मार्केट में? सर, मैं इसी के अगेंस्ट आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि आपने न्यूज़ चैनल्स तो देखते हैं, तो वहाँ आपने कभी ट्रेडिंग का लफ्ज़ सुना है? किसी की भी सियासतदान से, कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी हमारा कोई न्यूज़ एंकर है, किसी की भी बंदे से ट्रेडिंग का लफ्ज़ आपने सुना है? फॉरेक्स ट्रेडिंग का या स्टॉक ट्रेडिंग का अमूमी तौर पर? बिल्कुल, जवाब बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इवन तो अगर हम अपनी फ्रीलांसिंग की फील्ड की बात करें तो या यूट्यूब की बात करें, ये भी अभी एक
थोड़ा सा हुआ है, लोगों को शऊर आना शुरू हुआ है, तो कुछ टीवी शोज़ में नज़र आना शुरू हुआ है कि ठीक है ये भी कोई चीज़ होती है। अब हमारे एक वो बहुत फेवरेट पॉलिटिशियन है, मैं अभी यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनसे जब एक सवाल हुआ था यूट्यूब की अर्निंग के हवाले से कि यूट्यूब से इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि यार अगर इतना पैसा कमाया जा सकता है तो हम ये छोड़ के फिर यूट्यूब ही कर लेते। हाँ बिल्कुल, तो यही वहाँ बात से है। हमें पता चला कि बिल्कुल भी जिसे कह लेना, जो हमारे बड़े हैं जो या बड़े ओहदों पे जो लोग फाइज हैं, उनको सॉरी टू माय वर्ड्स बट उन्हें कख नहीं पता इन सब चीज़ों का। जब तक वो यंग टैलेंट को आगे नहीं लेके आएंगे जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता है, तब तक तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सर, देखें इकोनॉमी जो है ना वो अब अगर हम सारे मुल्क से कंपेयर करें तो वो क्यों आगे बढ़ रही है, उनका अगर हम मेजॉरिटी फैक्टर देखेंगे ना तो वो आईटी इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री ही ज़्यादा उनको जो है वो उनको जो है ना वो ऊपर लेके जा रही है। उन्होंने फ्रीलांसर्स को जो है ना फैसिलिटेट किया हुआ है, ट्रेडर्स को फैसिलिटेट किया हुआ है, डिफरेंट कंपनीज के थ्रू उन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है, उनको सहूलतें दी हैं, इसलिए नए लोग वहाँ पर आ रहे हैं, नए स्टार्टअप हो रहे हैं, बल्कि दूसरी कंपनीज उनके मुल्क जाकर जो है ना वो वहाँ पर अपनी ऑफिसेज बना रही हैं ताकि हमें वहाँ से जो है ना वो मार्केट मिले, हमारा बिज़नेस मज़ीद डेवलप हो। हमारे यहाँ पर जो है वो एक तो मैं वही बात है कि कुछ लोगों को इसका पता ही नहीं है कि ये होती क्या है चीज़, ठीक है। अगर पता है तो वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है। ट्रू पैट्रियन हम कहते हैं ना कि मैं पैट्रियन हूँ और मुझे जो है वो बड़ी दिल लगी है पाकिस्तान के साथ और ये मेरी जान है, तो वो बाय वर्डिंग हमें नज़र आ रही होती है। अगर देखा जाए उनके कामों से तो वो नज़र नहीं आ रही होती है हमें कहीं भी कि ये यार ये सच्चे जो है वो मुहब्बत वतन है। लेकिन अगर मोहब्बत वतन है तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ों को फैसिलिटेट करें कि जो इन चीज़ों को आगे लेके जा सकती हैं, सही मायनों में आगे लेके जा सकती हैं। अब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप खुद आपने भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, अब जाकर जो है वो फ्रीलांसिंग अकाउंट बनना शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए मैं एक बार गया था बैंक अकाउंट में अकाउंट बनाना, तो मुझे क्या करते हैं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कहते हैं हम नहीं अकाउंट खोल सकते आपका। लिटरली उन्होंने मुँह पे मना किया मुझे। किसी और बैंक में गया, किसी और ज़राए का मैंने बताया, उन्होंने फिर बना भी दिया उसका अकाउंट, क्योंकि फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे ट्रेडिंग वाले बंदे को। उनको मैं आपको अगर यही बैंक अकाउंट की स्टोरी शेयर करूं तो तनवीर भाई, जब मैं फ़र्स्ट अकाउंट अपना ओपन करवाने गया था ना, तो मैंने उनको जब ये चीज़ बताई तो उन्होंने मुझे आगे से क्या मशवरा दिया, यार आप ना ऐसा करो किसी कहीं का ना लेटर हेड ले आओ कि आप कहीं पे काम कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं अपना काम कर तो रहा हूँ, पैसे आ तो रहे हैं, नहीं ये कोई हमारे यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, ये आप क्या बात कर रहे हैं इस तरह से। अच्छा, फिर उन्होंने मशवरा ये दिया, यार अपनी कोई करीबी कोई दुकान देख लो, कोई इलेक्ट्रिक शॉप देख लो, उनके पास प्रिंटर शिंटर होते हैं, उन्हें कहना यार उसे 100-200 रुपया दे देना, वो आपको लेटर हेड दे देगा, उसके ऊपर आप लिख के ले आना कि आप यहाँ पे काम वगैरह करते हैं, आपका अकाउंट खुल जाएगा। बाद में किसी ने पूछना है, किसी ने नहीं पूछना, जहाँ से मर्जी पैसे मंगाओ ना मंगाओ। मैंने कहा वेरी गुड। ये तो अब हुआ कुछ 1-1.5 साल से कि अब फ्रीलांसर अकाउंट खुल रहे हैं, लेकिन ये बात आपकी ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, और वो तब तक नहीं आनी जब तक हमारे जो बड़े ओहदों पे फाइज हैं उनकी ज़ुबानी कोई बात नहीं निकलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अब वहाँ पर अगर देखा जाए ना कि दूसरे मुल्क तरक्की क्यों कर रहे हैं और क्या है, और उसके कंपैरिजन में देखा जाए कि यहाँ पर ट्रेडर को फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा, और उसके बारे में देखें, उसको हकीकी मायनों में रिकॉग्नाइज़ ही तब किया जाता है जब उसकी बात हो रही हो वहाँ पे। फिर लोग सर्च करते हैं कि इस फील्ड में माहिर बंदा कौन है, फिर उस फील्ड के माहिर बंदे के पास लोग जाकर वो चीज़ें सीख रहे होते हैं, और फिर पता चलता है कि हाँ ये बंदा है जो सिखा रहा है और ये बंदे हैं जो सिखा रहे हैं। अब वहाँ पर उसको जो है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर जो है बार बार ये बात दोहराई जाती है, तकरीबन उनकी हर न्यूज़ हेडलाइन के अंदर जो है ना वो स्टॉक ट्रेडिंग को जो है ना वो लाजमी डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है कौन सा स्टॉक ऊपर गया है, कौन सा स्टॉक नीचे गया, इसके ऊपर बाकायदा उनकी डिस्कशन होती है, उनकी पैनल डिस्कशन होती है। उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल के अंदर जो है वो अपने एक सेशन रखे होते हैं कि हमने इस वक्त जो है ना वो फाइनेंशियली मार्केट को देखना है और उसके ऊपर डिस्कस करना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो किस तरफ जा सकती है मार्केट। लेकिन उस तरह से हमारा इधर कुछ नहीं है, हमारे पैनल्स जो हैं वो सिर्फ यही हैं कि हमने पॉलिटिशियंस को ही डिस्कस करना है और बस, इसके अलावा कोई दूसरी या तीसरी चीज़ है बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा ना स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर आपको कुछ नज़र आ भी जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये नज़र आ जाएगा जी इतने पॉइंट्स मार्केट ऊपर चली गई है, इतने पॉइंट नीचे आ गई, किसी को कख नहीं पता ये है क्या। बिल्कुल, बस ये पॉइंट्स बताए जाएंगे कि इतने पॉइंट्स पाकिस्तान की मार्केट ऊपर चली गई है, इतने पॉइंट्स जो मार्केट नीचे आ गई है, बस। अब क्या है उसमें, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना, कोई किसी को पता नहीं है, ना ही उसके ऊपर है। और दूसरी बात अपना बासित भाई देखें, पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेडिंग को मुश्किल भी बड़ा किया गया है, आसानी से किसी का अकाउंट नहीं ओपन होता।
कोई 100 स्टेप्स होंगे तकरीबन कि जिससे गुजरना पड़ेगा और फिर आपका अकाउंट खुलेगा, और खुलने के बाद आप थक चुके होंगे कि यार अब मैं क्या करूं इसका, अब मैं तो इतना गुजर चुका हूं और इतना टाइम वेस्ट हो चुका है और अब बस मैंने ये करनी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, एंट्री तो बैरियर आप कह लें कि बहुत बड़ा है। बिल्कुल वो गलत चीज़ है। फिर उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो इंटरनेशनल ब्रोकर जो हैं वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो आपको कहते हैं कि आप ये वाले हमारा क्राइटेरिया है, ऑनलाइन ही करें, घर बैठे करें, आपकी वेरिफिकेशन A to Z हम खुद कर लेंगे वेरीफाई आपको, आपने ये चीज़ें हमें सबमिट करवानी है। आप 2 मिनट लगते हैं, आपने वो सारी चीज़ें उनको सबमिट करवानी है। 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर आपको ऑनलाइन ही मेल आ जाती है, आप उधर से डिपॉजिट करने के काबिल हो जाते हो और ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। चलें, उम्मीद है अल्लाह करे कि हमारे यहाँ पे भी जल्दी शुरू हो। अभी इंडिया की अगर आप बात करें तो वहाँ पे तो उन्होंने आई गेस क्रिप्टो के ऊपर कोई 30-40% समथिंग कुछ टैक्स लगा के उन्होंने कहा चलो ट्राई तो करें ना, मार्केट करती है। सर वो 35% टैक्स अगर लगा रहे हैं तो अज्यूम कर लें कि वो इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो रही है उससे। तो फिर ये देखे जब उन्होंने ये चीज़ की उसकी वजह से न्यूज़ गई और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, अल्लाह करेगा कि हमारे भी मुल्क के अंदर कभी ना कभी तो ये चीज़ें होंगी। जब तक हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक तो देखिए कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आप मिलाएंगे तो कोई अच्छी प्रोडक्ट आप मार्केट को दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बगैर आज के दौर में फिर टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा? मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, लैपटॉप क्यों यूज़ कर रहे हैं अगर टेक्नोलॉजी से आपको इतनी चीड़ है? सर वही चीज़ है, हदीस मुबारक भी है कि जिद्दत के साथ चलो, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम जिद्दत के साथ नहीं चलते, हम कहते हैं कि जो चीज़ चल रही है बस काफ़ी है, इतनी ही काफ़ी है, लेकिन कुछ अरसे बाद हमें पता चलता है नहीं ये ना काफ़ी है, ये तो हम बिल्कुल ही पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। बहुत सी चीज़ें पास्ट के अंदर, माजी के अंदर हमने देख चुके हैं तो जिसको पहले कहा जाता था ये हराम है, ये हलाल नहीं है, ये बस फ्रॉड है, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जैसे टीवी चैनल्स थे, अब हर एक जो है वो चैनल के ऊपर आ रहा है, हर एक अपना अपना चैनल बना हुआ है। पहले कहते थे जहाज़ जो है उन पर सफ़र नहीं करना चाहिए, फिर कहते थे स्पीकर जो हैं वो नहीं ठीक, हराम है ये चीज़, स्पीकर्स में नहीं अजान वगैरह होनी चाहिए, ये चीज़ें भी हैं। हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। देखें हम जो है वो रिलीजियस हैं हम, तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। और हमारे जो उलमा कराम हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी रिसर्च लेके आएँ। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम की थी, मुस्लिम साइंटिस्ट की थी, लेकिन अब जो है वो मुस्लिम कोई भी नज़र नहीं आ रहा किसी के भी अंदर कि यार ये मुस्लिम बंदा है और इसने जो है वो ये चीज़ कर ली है। पहले जो है वो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होती थी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, वो नई नई इन्वेंशंस कर रहे थे और उनका नाम आ रहा था। अभी आपने बात की जो AI की, तो AI का कॉन्सेप्ट पहले जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया हुआ है रोबोटिक्स के ऊपर, उन्होंने अपनी कई इन्वेंशंस की हुई थी इसके ऊपर। बट वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो फॉर अस। खैर तनवीर भाई, काफ़ी डीमोटिवेशन उम्मीद है मुझे फैली होगी और फैलनी भी चाहिए ताकि रियलिटी चेक लोगों को मिले। मैं चाह रहा था कि एक एक चीज़ इन डेप्थ आपसे डिस्कस की जाए। तनवीर भाई फिर भी चलें आप इनको थोड़ा सा ना मोटिवेट करने के लिए, इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, एक रफ बता दें कि यार ट्रेडिंग से आखिर पैसा कितना बनता है। मतलब एक फूड पांडा राइडर आज माशाल्लाह 20 बंदों की टीम को लीड कर रहा है, तो कुछ तो पैसा तो होगा। जी पैसा इसमें बहुत है, मैं ये मोटिवेशन के लिए बोलूँगा, और इसमें बहुत सा पैसा गवाया भी जा सकता है, वो भी मैं बोलूँगा अगर सीखा नहीं है। अगर मैं रफली भी बताऊँ तो देखें, ट्रेडर जो होता है ना उसकी कोई पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। उन्होंने अपने उस सर पे कोई छत नहीं फिक्स की होती कि यार मैंने इतने ही कमाने हैं या इतने कमा लिए तो मेरे लिए इनफ है। वो बिस्मिल्लाह करता है, जितना आ जाए पैसा इनफ है उसके लिए। उसको पता है उसका डिसिप्लिन ये है, उसके रूल्स ये हैं, उसने उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसके अकॉर्डिंग रहते हुए जितने आ जाएंगे उसको कबूल है। तो अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोस शेयर की हैं। मैंने 7 दिन के अंदर जो है 12 लाख बनाया था, उसके बाद जो है वो 1 दिन के अंदर मैंने 33 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनाए थे। माशाल्लाह। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ट्रेडिंग के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ज़बरदस्त।
और मैं रणवीर साथ भाई- में ये भी बताना चाहूँगा कि मैं फाइलर हूँ, टैक्स जमा करवाता हूँ, मेरी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। अगर मैं इतना कमा रहा हूँ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर ये क्रिप्टो ट्रेडिंग को भी हम कर देंगे ना, इसमें लीगल पाकिस्तान के अंदर, और इसका बाकायदा कोई रूल बना देंगे, तो हकीकतन इससे ज़्यादा टैक्स भी आएगा। क्योंकि अगर मैं 33 लाख जो है वो ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, तो अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग का अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा उसमें भी कमाया जा सकता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा अगर कमाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हम इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे और उतनी ही ज़्यादा जो इकोनॉमी हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। यार माशाल्लाह तनवीर भाई, ज़बरदस्त। देख लें भी, अब जिन लोगों का ये था कि भाई पैसा कितना है इस फील्ड में, तो भाई पैसा अन्नेवाह है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि साथ में अब पैसा बनाने की भी कोई लिमिट नहीं है और पैसा गंवाने की भी कोई लिमिट नहीं है। लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि गंवाने की लिमिट क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि कई लोग हैं तनवीर भाई उधार उठा के लगे होते हैं, लोन ले के लगे होते हैं, गवाई जा रहे हैं। और उनका वहाँ पे भी कोई फुल स्टॉप नहीं है कि यार बस ये एक लिमिट है मेरी, मुझे इसको अगर मैंने हिट कर लिया तो बस अब रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सब्र कर लें, क्या गलत कर रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं, जब तक 2 का 4 नहीं करूँगा मैं तो नहीं बैठूँगा। वो 2 का 4 नहीं -4 हो जाता है। ऐसा ही है, वो बदला लेने की तरफ चले जाते हैं, उसको हम अपनी ज़ुबान में रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। और बदले लेने के चक्करों में जो है ना वो मज़ीद गवा बैठते हैं। एग्जैक्टली इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें, ऐसा क्या है बंदे के दिमाग में? वैसे सोचा जाए, देखें मैं अगर अपने आप को अगर हम देखें कि मेरा पैसा डूब रहा है कहीं पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे बिजली का बिल इधर से शुरू कर लेते हैं। बिजली का बिल लोगों का जब ज़्यादा आना शुरू होता है तो वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं करता कि ओनते मैं 4 पक्के और चलावांगा, 2 AC और चला दे, फ्रिज फुल ते ला दे, ऐसे कोई नहीं करता। वहाँ पे कहेंगे लाइटें कम करो, पखे कम करो, यार खर्चा बहुत हो रहा है। अपने जहाँ देखते हैं कि वहाँ पे लॉस हो रहा है, अपने पैसे को बचाने के लिए वो चीज़ें कम करते हैं। अपने रिस्क को देखा जाए तो अपने आप को बेशक अपना कंफर्ट थोड़ा ख़राब करते हैं, लेकिन अपने जो एक उन्होंने बेसिक रखा हुआ है कि यार इससे ज़्यादा मेरी लिमिट नहीं, इसके ऊपर मैंने खर्चे को नहीं लेके जाना, वहाँ इनको बड़ा समझदारी हम लोगों को नज़र आती है। ट्रेडिंग के अंदर ये शऊर इनका किधर चला जाता है? देखें ऐसे ही करते हैं। देखें सभी लोग जो है ना वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। उनको बाकी हर एक चीज़ के अंदर उनकी रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच होगी, वो कोशिश कर रहे होंगे कि जहाँ सरफा हो सकता है ना वहाँ कर लें। ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली जहाँ सरफे की ज़रूरत होती है वहाँ पर इनका हाथ बहुत खुला होता है। लॉस में इनका आधा पोर्टफोलियो चला जाएगा, लेकिन जब जैसे ही प्रॉफिट आने लगेगा ये उसको कट कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से बाहर। वहाँ पर ये पैसे को आने को खुद ही कट कर देते हैं। लॉस चल रहा हो उसको कट करते नहीं है। वो अगर नेगेटिव जा रहा है, उनका बैलेंस ट्रेड लॉस में गई है तो बस चलती रहे जब तक कि अकाउंट ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक चलती रहे। और जब प्रॉफिट आना शुरू होता है $10-12 $20 $100 से उसको कट कर देते हैं। बाद में फिर सोचते हैं काश हमने ये ट्रेडिंग क्लोज ना की होती ट्रेड, तो हमारा जो वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाना था। वो फिर पछता रहे होते हैं इस चीज़ को लेके। तो तनवीर भाई इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है? आखिर इसका भी तो कोई सोल्यूशन होगा कि कैसे बंदा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करे, इतना बेहतर बने इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल इसका सोल्यूशन है ना, साइकोलॉजी इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। ट्रेडर जो है ना, जितने भी कामयाब ट्रेडर आप देखोगे ज़िंदगी के अंदर, आप उनकी साइकोलॉजी बहुत बेहतरीन होगी, उनकी माइंड प्रोग्रामिंग हुई होगी। ट्रेडर जो कामयाब ट्रेडर होगा उसकी सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी इम्प्रूव्ड होगी और वो उस साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होगा ताकि वो अपने ट्रैक से ना हटे। और साइकोलॉजी ही जो है वो आपको बताती है कि हाँ इतना रिस्क ठीक है, इतना प्रॉफिट ठीक है, बस इससे ज़्यादा हमने लॉस नहीं करना। प्रॉफिट आ जाए तो ठीक है लेकिन लॉस की तरफ नहीं जाना। ये रूल्स हैं, ये डिसिप्लिन है, इसके ऊपर हमने काम करना है। एग्जैक्टली। अच्छा तनवीर भाई, आपकी फील्ड में ना 2 तरह के ट्रेडर्स, एक कैटेगरी अगर हम बात कीजिए तो 2 कैटेगरीज के अंदर मेजरली डिवाइड किया जाता है। एक है जी फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। तो आपकी नज़र में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर अगर बनना है तो क्या वो अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम करे या टेक्निकल से काम चल जाएगा, या दोनों का होना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए अगर हम बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें, वॉरेन बफेट की बहुत ज़्यादा एग्जांपल दी जाती है, उनके बारे में मशहूर ये है कि ये फंडामेंटल ट्रेडर हैं, ये बस कंपनीज़ को रीड करते हैं और उसके हिसाब से एक अच्छी कंपनी पिक करते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होना बेहतर है या टेक्निकली? देखिए मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं और जो मैंने कुछ अपने सीनियर ट्रेडर्स की बुक्स पढ़ी हैं, उनमें दोनों चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इन दोनों से भी ज़्यादा अहमियत रिस्क मैनेजमेंट की है और रिस्क मैनेजमेंट से भी ज़्यादा अहमियत साइकोलॉजी की है। उनकी मेजॉरिटी जो चीज़ें होंगी वो साइकोलॉजी के ऊपर हैं,
कि आपने अपनी माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। माइंड प्रोग्रामिंग के बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के बाद फंडामेंटल आ जाते हैं, और फंडामेंटल के बाद टेक्निकल आ जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को एज जो है ना, टेक्निकल एनालिसिस से ऊपर फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स को एज होता है टेक्निकल के ऊपर। आपने चार्ट्स बना लिए हैं, वहाँ पर अपनी सारी ड्राइंग बोलूँगा क्योंकि अभी ऑडियंस जो देख रही है उनको हो सकता है किसी को इल्म ना हो, तो आपने जितनी भी ड्राइंग की है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, आपने यहाँ लेवल्स लगा दी हैं, एक न्यूज़ आनी है वो सारे लेवल आपके ब्रेक हो जाने हैं। वहाँ पर बहुत से ट्रेडर जो सिर्फ टेक्निकल को देख रहे होते हैं वो हैरान हो रहे होते हैं कि क्यों यहाँ पर मार्केट इतनी ज़्यादा मूव कर रही है। अभी बासित भाई बात करूँ तो गोल्ड की प्राइस जो है ना वो प्रीवियस वीक के मुकाबले में इस वीक देखा जाए तो प्रीवियस वीक जो है वो $1945 पर थी पर आउंस, तो अब जो है वो $1830 पर आउंस आ चुकी है। इतनी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो गोल्ड के अंदर हुई है और मुसलसल वो गिर रहा है नीचे की तरफ। अब जो टेक्निकल ट्रेडर हैं वो किसी भी तरह से ये जान ही नहीं सकते कि वो मार्केट क्यों इतनी गिर रही है। जितनी भी स्पॉट आ रही है ना मार्केट के अंदर, इसको हम स्पॉट लेवल होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, तो स्पोर्ट्स लेवल जितने भी आए हैं वो सारे ब्रेक कर दिए हैं गोल्ड ने, किसी को भी उसने रिस्पेक्ट नहीं दी, सभी को ब्रेक करती हुई मार्केट नीचे आ गई है। फंडामेंटल्स को अगर आप वो स्टडी करते हैं, उनको पहले पता होना था कि गोल्ड नीचे जाने वाला है और वो उसके ऊपर जो है वो ट्रेड भी कर सकते थे, प्रॉफिट बना सकते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते थे। और उसी के बाद फंडामेंटल और टेक्निकल का पता है लेकिन यही नहीं पता पैसे को मैनेज कैसे करना है, तो भी वो नुकसान करेंगे। तो इन दोनों के ऊपर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को एज है और इन सभी चीज़ों के ऊपर साइकोलॉजी को एज है कि अगर उसकी माइंड प्रोग्रामिंग ही अच्छी नहीं हुई तो वो प्रॉफिट नहीं बना सकता इस फील्ड के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर दिया यार तनवीर भाई, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमागी तौर पर आसान भाषा में अगर आपको बताया जाए जी, दिमागी तौर पे आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट अगर बुक हो रहा है उसको आप मतलब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह भाई लॉस को भी एक्सेप्ट करें कि हो गया नुकसान, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। ये चीज़ जो है वो बिल्कुल होती है। देखें, जो ट्रेडर बंदा है ना उसके इमोशंस पर सबसे ज़्यादा काबू होता है। ट्रेडर बंदे को दिल लगी वाले वो दुख नहीं होता, कहते हैं ना कि दिल टूट जाता है और बड़ा अफसोस होता है। ट्रेडर बंदे को वो चीज़ हर्ट नहीं करती, उसको हर्ट तब होगा जब उसका लॉस होता है। लेकिन वो चीज़ भी अगर वो बेहतर कर लेता है ना तो इसको कहते हैं कि ये कामयाब ट्रेडर है अब, ठीक है ना, कि ये अब कामयाबी की तरफ जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। आप जब ट्रेडिंग करने लगे हैं तो आपके अंदर ना तो इमोशन होने चाहिए, ना ही ग्रीड होनी चाहिए, ना ही फियर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए और आपको वर्क लाइक अ रोबोट करना पड़ता है वहाँ पे। नो इमोशंस, नो फियर, नो ग्रीड, किसी किस्म का कोई खौफ, कोई लालच, किसी भी किस्म की कोई जज्बात अटैच नहीं होने चाहिए, फिर आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होते हैं। अगर आप नहीं कर सकते इन चीज़ों को तो आप कामयाब नहीं हो सकते ट्रेडिंग के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, ड्राइविंग में भी ना सेम इसी तरह की चीज़ें समझाई जाती हैं कि भाई अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आज बीवी से जाने ज़्यादा पड़ गई हैं तो भाई गाड़ी की स्टीयरिंग पे ना बैठी, अपने साथ 4 और लेके जाएगा। तो यही मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग के अंदर भी ना इमोशन आपको साइड पे रखने पड़ते हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो भी गया तो भाई पहले उसको अपने आप को काम डाउन करो, फिर आके इस चीज़ पे बैठो, क्योंकि आपकी रियल मनी, आपकी हार्ड एंड मनी का सवाल है। अगर आपने उसको गवा दिया तो फिर बाद में पछताने से बेहतर है कि आप पहले सब्र कर लें। देखिए ये कितनी इस्लाम के अंदर कितनी खूबसूरत हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ये चीज़ें कि गुस्से की हालत में खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, नहीं तो फिर भी नहीं रुक रहा तो कहीं निकल जाओ। उन्होंने भी हमें ये सारी एंगर मैनेजमेंट और ये चीज़ें बताई। अगर हम वही चीज़ें फॉलो करें तो मैं तो कहता हूँ एक बंदे के पुत्र भी आप बन जाओगे और ट्रेडर तो बन ही जाओगे। एग्जैक्टली। तो तनवीर भाई एक ऐसी मिस्टेक जो आपको लगता है, एक ऐसी मिस्टेक कि यार एक बिगनर ट्रेडर या जो ट्रेडिंग में आ रहा होता है या ट्रेडिंग छोड़ के चला जाता है, सबके लिए एक ऐसी कौन सी ऐसी एक कॉमन मिस्टेक है, एक वन वर्ड में अगर आप बता सकें कि जो वो गलती रिपीट कर रहा होता है कंटिन्यूसली, जिस वजह से या तो शुरू में छोड़ जाता है या नुकसान करके छोड़ जाता है, लेकिन इन दी एंड छोड़ जाता है? सर वो कॉमन मिस्टेक एक ही है, ओवर ट्रेडिंग विद बिग लॉट साइज या बिग मनी कह लें आप, कि वो एक तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पोजीशंस ओपन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के साथ वो पोजीशंस ओपन कर रहे होते हैं। ये उनकी कॉमन मिस्टेक होती है कि जब वो ट्रेड लगाएंगे तो उनकी 5-5, 10-10 ट्रेड एक टाइम में चल रही होंगी, पिछली बंद नहीं हो रही होगी, अगली चलती होगी, यानी कि वो 24 आवर्स उनकी ट्रेड ओपन ही होगी, कभी उनकी क्लोज हुई नहीं होगी।
ठीक है, अकाउंट ज़ीरो होता है, ब्रोकर बंद करता है, उनकी ट्रेड्स तो होती हैं, अदरवाइज़ उनकी ट्रेड्स बंद नहीं होती, चलती रहती हैं, और उनकी ट्रेड्स जो हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, बड़ा उन्होंने इनके रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल ही इग्नोर किया होता है उन्होंने, मुमूमी तौर पर यही होता है। लालच बुरी बला है भाई। एग्जैक्टली, लालच करते हैं लोग। थोड़ा सा ना टॉपिक से हटके एक सवाल है। अब माशाल्लाह, अब हमें अपनी एक उड़ती चिड़िया से पता चला माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ना अक्सर इस बात पे लोग छेड़ते हैं, यार तूने क्यों इतनी जल्दी शादी कर ली ना। तो अब मुझे कोई छेड़ने वाला मिलता नहीं था, तो आज आपसे शुरुआत कर लेते। केड़ी आखिर आई सी पाइन? सर मैं ये बात बोलूँगा कि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना वो गर्लफ्रेंड वगैरह बनाते हैं, जो मर्द होते हैं ना वो शादी करते हैं। अरे क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो बाकी अब सुनने वाले जो हैं वो समझ जाएं। तो मतलब आप इस चीज़ को सपोर्ट वैसे करते हैं कि एक बंदे को शादी जल्दी करनी चाहिए? सर बड़ा फ़ायदा है इसका, लेकिन एक और बात बोलूँगा कि आपका लाइफ पार्टनर आपको समझता है तो आपके लिए बड़ी ही सहूलत है, बड़ा ही फ़ायदा है कि वो आपके काम को समझता है, आपके रूटीन को समझता है, उसको पता है कि इसने इतना टाइम मुझे देना है, इतना टाइम नहीं देना, तो आपके लिए बड़ी फैसिलिटी है वो। आपके लिए तो समझ लें कि एक तरह का आपका आधा बर्डन कम हो गया कि आपके आधे काम जो है वो उसने कर देने हैं और आपको जो है ना वो आसानी हो जानी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपकी बात से टोटली एग्री करूँगा, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ, तो वाइफ का माशाल्लाह बहुत सपोर्ट है, हमेशा से रहा है, और ये ना हो तो भाई बड़ा मुश्किल है। सही बात है आपकी, लेकिन फिर भी आप मतलब इस बात के मतलब हक़ में है कि शादी जल्दी होनी चाहिए। सर बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, ये बड़ा जो मैंने फ़ील किया, ख़ुद भी आप भी शायद फ़ील कर रहे होंगे। देखें, जब बाप बूढ़ा हो जाता है ना और जवान औलाद होती है, तब औलाद से नहीं देखा जाता कि यार अब मेरा वालिद जो है ना वो बूढ़ा हो चुका हुआ है। जल्दी शादी करेंगे, आपकी उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा 35-40, आपका बच्चा जो है वो तकरीबन 18-20 साल का हो चुका होगा, अगर आपने 18 से 20 साल 22 साल की उम्र में शादी कर ली है, ठीक है ना। तो आप दोनों जवान होंगे तो आप लोगों को बड़ा एक अच्छा लगेगा, इम्पैक्ट अच्छा जाएगा, सोसाइटी को बड़ा अच्छा सबक जाएगा और आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे भी फ़ील हुई है, इसीलिए मैंने भी ये चीज़ सोची ताकि मेरे बच्चे को ये फ़ील ना हो कि यार अब मेरे जवानी के दिन है तो मेरा अब्बू जो है वो चारपाई के साथ लग गए, अब ये मेरे साथ जो है वो जा ही नहीं सकता, आ जा नहीं सकते हम कहीं इकट्ठे। वो चीज़ें बड़ी फील हुई थी मुझे भी। बहुत होती है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जल्दी शादी जब आप करते हैं और आपकी औलाद हो जाती है ना, तो बहुत जल्दी जैसे ही आपकी औलाद होती है तो आपको उसी दिन से पता चल जाता है आपके पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव, आपको उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। आपको पता लग जाता है कि यार वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, वो मुझे अगर मना कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अगर वो मेरे साथ मतलब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको एक एक चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है और आप फिर वो काम करते हैं बग़ैर उनके कहे। आपको पता चल जाता है कि इस पॉइंट पे मेरा वालिद मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, इस वक्त मेरी वालदा मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है। क्योंकि जब हमारा बच्चा हमारे सामने होता है तो हमें सब चीज़ें, हम देखें जब बाप इंसान बनता है तो समझ आ जाती है कि यार ठीक है मेरी बच्चे के साथ ये एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जो आपका कनेक्शन है ये बड़ा मजबूत हो जाता है अगर आप ये कर लेते। एग्जैक्टली बासित भाई, यही चीज़ है। और मैं लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा मोटिवेट करना चाहूँगा कि जल्दी शादी करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो शादी करेंगे, और जब तक वो पैरों पर खड़े हो रहे होते हैं, उनके जो कुलीग्स या फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके बच्चे पैरों पर खड़े होकर उनके साथ उनकी मदद करवा रहे होते हैं, और वो अभी तक जो सोच रहे होते हैं कि हमने पैरों पर खड़ा होना है, वो अभी तक खड़े नहीं हुए होते। और उनके जो दोस्त जिन्होंने शादी की होती है पहले, उनकी औलाद और वो दोनों मिलकर उससे कई गुना आगे चले गए होते हैं, उससे कई गुना आगे पहुंच गए होते हैं, और वो अभी स्टिल इसी सोच में होता है कि मैंने पैरों पर खड़े होके शादी करनी है। बिल्कुल तनवीर भाई, इधर ना मैं अब बर्दाश्त से बाहर हो गए लेकिन एक मीम मटेरियल यहाँ पे आ रहा है कि भाई जब तक वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो रहे होते हैं तब तक उनके घुटने जवाब दे चुके होते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ है। ऐसा ही है, उनके घुटने जवाब दे चुके होते हैं जब तक वो पैरों पर खड़े हो रहे होते हैं। और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए कि उनके दोस्तों ने जिनको वो टीज़ करते हैं, यार तू इन्नी छेती ब्याह कर ले, तेन बड़ी अग लगी हुई सी, ये वो, यार ये शरई हक है और इसकी चीज़ की इस्लाम इजाज़त देता है और इसके ऊपर बड़ा अजर है। ठीक है ना। हमने इस चीज़ को टैबू बनाया हुआ है, फ़ायदेमंद होती हैं ये।
हमने इस चीज़ को टैबू बनाया हुआ है यार, तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ये सब चीज़ें अल्लाह ने इंसान के अंदर एक जानदार के अंदर बिल्ट इन है, तो इसको ऐसे ही क्यों है। इतना ज़्यादा टैबू बनाया जाता है? इसी वजह से फिर आगे परवरिश में बच्चों के साथ माँ बाप का वो कनेक्शन ही नहीं होता। बच्चे को ऐसे कोई ही है। प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो वो अपने माँ बाप से डिस्कस ही नहीं कर सकता, वो जाता है दोस्तों के ऐसे पास ही। और ऐसे दोस्त ही। उसको ले जाते हैं वीपीएन के पास, तो फिर आगे की ऐसे आगे ही। कहानी आपको पता है किधर की ऐसे किधर ही, बात ऐसे ही। निकल जाती है। तो इस वजह से ऐसे ही। भाई अर्ली मैरिज अच्छे। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मेंटली आपका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, ये ये चीज़ बहुत बड़ी ज़रूरी बात है। आपने बोली है बासित भाई, ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ लड़का और लड़की दोनों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप मेंटली मैच्योर हैं तो आपका रिश्ता कामयाब हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं ठीक है। तनवीर भाई, मैंने 30-30 साल के बच्चे देखे हैं, 30-30 साल के बच्चे हैं वो। अगर आप उनसे सारा बात करें ना तो मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, लेकिन कई मैंने ऐसे अपने फैमिली में ये एक्सपीरियंसेस किए, 30-30 साल के, 35-35 साल के माशाल्लाह अभी वो बच्चे हैं। और कई ऐसे लोग ही है। ऐसे हमें मिल जाते हैं कि भाई अगर उसका कोई बड़ा भाई कमा रहा है या वालिद साहब के पास ठीक ठाक पैसा है, तो वो इतना भी नहीं कोशिश करते कि यार चलो मैं खुद से भी तो कुछ करके देख लूँ। वहाँ से ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि, या मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा कि आप अपने फादर ने अगर आपके लिए कुछ किया तो आप उसको यूटिलाइज़ ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसके काबिल तो बने ताकि आप उसको आगे स्केल करें, बढ़ाएं। तो वो मेच्योरिटी, अगर बिज़नेस की बात कीजिए तो वहाँ पे भी आपको मेच्योरिटी चाहिए, और लाइफ में भी अगर आप शादी जल्दी करना चाहते हैं तो भाई आपका मेंटली मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली मेच्योर बिल्कुल। होने से ज़्यादा ये ज़रूरी है। आप यहाँ पे मेंटली मेच्योर होंगे, आप अपने आप सारी चीज़ें मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि एक जान के आने से, मेरा एक पर्सपेक्टिव है, कोई भी इससे अग्री डिसएग्री कर सकता है, एक जान आपके साथ और जुड़ने से ना कोई नहीं फ़र्क पड़ जाता ना, कोई रोड, बल्कि रिस्क आता ही है, कम सर होता रिस्क मैंने नहीं बढ़ता देखा। है, बिल्कुल बड़ा इससे जो है ना इम्पैक्ट पड़ता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है, कम नहीं होता। बिल्कुल। ले तनवीर भाई, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ना चीज़ों को थोड़ा इख्तिताम करना पड़ेगा आपका। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि इस सेशन के एंड पे आप एक एडवाइस आप ज़रूर करें, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जब ये सेशन ज़ाहिर जाएगा, एक एडवाइस, वो कुछ भी हो सकती, वो ट्रेडिंग के हवाले से कोई लाइफ एडवाइस हो सकती, कुछ भी, एनीथिंग। सर जो डिस्कशन हुई है इसी से रिलेटेड मैं एडवाइस देना चाहूँगा, एक नहीं बल्कि दो देना चाहूँगा। एक तो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, इसको सीखे बगैर नहीं करना आपने, ठीक है। बहुत से रिसोर्सेज हैं कि आप वहाँ से सीखें और फिर इसको शुरू करें। जब तक आप सीख नहीं लेते, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो जाता, प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तब तक आपने असल पैसा लेकर मार्केट के अंदर नहीं आना, असल पैसा नहीं लगाना, और ख़ुसूसी तौर पर अपने घर वालों का पैसा नहीं लगाना। खुद कहीं जॉब करो, मजदूरी कर लो, वहाँ से पैसा कमाओ, खुद लगाओ, आपको उसकी कदर भी होगी, और वहाँ पर आप जो है वो उसको मजाक नहीं समझोगे कि उसको जुए की तरह नहीं बहाओगे, बल्कि आप उसको बड़ी एहतियात से उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। दूसरी एडवाइस जो कि अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि आप लोग गर्लफ्रेंड बनाने की, इससे अच्छा है कि आप शादी की तरफ जाओ, ठीक है। घर वालों को बोलो लड़की पसंद है, रिश्ता भेजो, शादी करो, और देखें नहीं है कोई जॉब या कोई सिस्टम नहीं चल रहा, लेकिन आप उसके अंदर डेडिकेटेड हो कि मैंने कोई काम करना है, तो यार छोटी मोटी जॉब से शुरू करो। नहीं आपको 50,000 वाली मिल रही, 25,000 पे एडजस्ट हो जाओ, वहाँ पे प्रमोशन करवाओ, जाओ जूनियर लेवल पे, उनको बोलो कि यार मुझे ये काम आता है, 1 महीने 2 महीने काम करके दिखाओ कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे 50,000 वाली पे शिफ्ट किया जाए, मुझे प्रमोट किया जाए। वो आपको डेफिनेटली हर फर्म सपोर्ट करती है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं आपको सपोर्ट कर रही, 2 महीने लगाए उनसे, आप अपना 2 महीने का ही वो एक्सपीरियंस लेके किसी तीसरी फर्म में जाओ, उसको बोलो कि यार मैंने 2 महीने लगाए हैं, मुझे आप अपॉर्चुनिटी दें, तो टेस्ट भी लें, उनको इनकरेज करें, उनको बताएं कि उनको आपकी ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको जॉब भी मिलेगी, और जब आपके साथ किसी और का रिस्क जुड़ेगा, आपकी बेगम का जुड़ेगा, तो डेफिनेटली अल्लाह भी उसमें जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे, और आपको कोई अच्छी जॉब की तरफ या अच्छे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगी, आसानियाँ हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि शादी के बाद जो है बहुत ज़्यादा रास्ते खुल गए, और अल्लाह का शुक्र है कि अब पता ही नहीं होता कहाँ कहाँ से जो है वो रिस्क आ रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। देखिए बिल्कुल सही बात है, बड़ी कमाल आपने बात की है। देखिए रिस्क जो नसीब है वो आपके अल्लाह ने लिखा है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो छोड़ दें, फिर वो जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में क्या है, कोशिश करना वो करें बस चुप करके। बिल्कुल कोशिश करें, देना ना देना वो आपके हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह भी कहता है कोशिश करो, मैं आपको उसका सिला दूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई,
आज की माशाल्लाह ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा सर fruitful रही। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ बंदे को जो है वो अपनी पॉडकास्ट में लिया और इस तरह के सवाल किए और मुझे बड़ा मज़ा आया है अपनी लाइफ को बताते हुए, और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू रही है आपके साथ। बस जज़ाकल्लाह तनवीर भाई, अल्लाह ताला आपको अजर दे बसास दी, आपकी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमीन। और आप लोगों से मेरी अब ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ट्रेडिंग के हवाले से तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इसके अलावा बहुत सारे लाइफ लेसन आपको सीखने को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें साइकोलॉजी को डिस्कस किया, मनी मैनेजमेंट को डिस्कस किया, ट्रेडिंग को बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया, उसके थ्रेड्स को डिस्कस किया। कहीं पर भी ऐसा देखें, यही चीज़ होती है जब आप एक एक्सपर्ट को, जिसको अपनी फील्ड के बारे में पता है ना, तो और वो सिंसियर है अपनी ऑडियंस के साथ, तो यहीं से पता चलता है कि वो रिस्क को और प्रॉफिट्स बेनिफिट्स सबको एक साथ डिस्कस करता है, वो कुछ भी छुपाता नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी है कि तनवीर भाई ने बड़ी ओपनली एक एक चीज़ को डिस्कस किया, उनका अगेन शुक्रिया। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक कॉपी पेंसिल लें, इसके नोट्स बनाएं, इसको रिपीट पे देखें, बार बार देखें, बहुत सारी लर्निंग्स है इस सेशन में। और बस इजाज़त दें मुझे, मैं मिलता फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।